हेलो एवरीवन, आप सभी का इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि डैन द डैन का सीजन 2 अब आ चुका है और तुम यकीन मानो ये सीजन सच में बवाल है। तो चलिए इसका एपिसोड 1 शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम हॉट टब में मोमो को देखते हैं और उसकी तरफ कुछ लोग बढ़ रहे थे। मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से एक आदमी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और मोमो को वो पानी में डुबाने लगता है। तब मोमो किसी तरह अपनी पावर से उससे बच जाती है। मोमो की पावर्स की वजह से वो पुतला टूट जाता है और वहाँ से गर्म पानी आना शुरू हो जाता है और वो किसी तरह पुल से बाहर निकलती है और तभी वहाँ की दीवार उन लोगों के ऊपर गिर जाती है, जिससे कुछ लोग वहीं पर फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी मोमो को पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी वो दीवार मोमो के अलावा बाकी सभी लोगों के ऊपर गिर जाती है। और तब हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी को, वो भी हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी। मोमो कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है, जब वो सभी हॉट स्प्रिंग में जाने की बातें कर रहे थे तब टर्बो ग्रैनी ने उनकी सारी बात सुन ली थी। वो मोमो के बैग के अंदर जाकर छुप गई। अब इनकी ये लड़ाई की वजह से पूरा हॉट स्प्रिंग तबाह हो चुका था, जिस वजह से हॉट स्प्रिंग के लोग आकर इन सभी लोगों को पकड़ने के लिए आते हैं जिन लोगों ने मोमो के ऊपर हमला किया था। वो लोग कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं और फिर वो लोग स्टॉप से बचते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है, क्या तुमने जीजी का घर देखा? तो तुम्हें क्या लगता है उस घर के बारे में? वो कहती है, वो घर शापित है और उस घर ने कई सारे इंसानों का खून पिया है। दूसरी तरफ हम ओकारुन और जीजी को देखते हैं। वो लोग उस होल को घूर रहे थे और वो सोचते हैं कि मोमो के आने तक वो वही इंतजार करेंगे। और तभी डोरबेल बजती है। जीजी को लगता है कि शायद मोमो वहाँ पर आ गई, इसीलिए वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। और तब हम देखते हैं कीटो फैमिली को, जो दिखने में भी किसी भूत से कम नहीं लग रहे थे। वहाँ पर कीटो फैमिली के सभी लेडीज मौजूद थे और फिर वो सभी मिलकर इनका स्नैक खाना शुरू कर देते हैं। अब जिस जगह पर जीजी रहा करता है उस जगह की ओनर कीटो फैमिली है और उन्होंने ही जीजी के रेंट को भी माफ कर दिया, इसीलिए जीजी उन्हें रोक नहीं पाता। ओकारुन पूछता है कि आखिर ये माजरा क्या है? तब जीजी कहता है, जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज होने के बाद कीटो फैमिली ने उसका रेंट माफ कर दिया था और उन्हीं की वजह से वो इस घर में रह पा रहा था। तब कीटो फैमिली की हेड वो जीजी से कहती है, तुम हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे? तब जीजी कहता है, ये मेरा दोस्त, वो यहाँ पर आना चाहता था, इसीलिए मैं उसे लेने के लिए गया था क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तब वो कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम फिर से एक स्पिरिट मीडियम को यहाँ पर बुलाना चाहते थे? अब ये बात सुनकर बाकी सभी औरतों को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है और इसीलिए तुम ऐसी अफवाह फैलाना बंद कर दो। तब जीजी उन्हें बताता है कि ओकारुन कोई स्पिरिट मीडियम नहीं है और फिर वो लेडी जीजी को गन से डराने लगती है। जीजी कहता है, भले ही तुम्हारे पास इसका लाइसेंस हो, पर अगर तुम किसी को मारोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है। दरअसल ये ऑफिसर भी कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ था और वो उन सभी लोगों को बचा कर ले आता है जो मोमो पर हमला करने के लिए गए थे। तब एक आदमी जीजी से कहता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे? तब जीजी कहता है, दरअसल मैं अपने दोस्त के पास गया था। वो कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम तो जानते ही हो मैं झूठों से कितनी नफरत करता हूँ। जीजी कहता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये यहाँ पर आना चाहता था। तब वो आदमी कहता है, अगर तुम जीजी के बेस्ट फ्रेंड हो तो बताओ जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है? तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें तो ये पता ही होगा। यदि अगर तुम उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं हो तो जीजी किसी अजनबी को यहाँ क्यों ही लेकर आएगा? तब ओकारुन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, उसकी फेवरेट टीम है जेंट जर्मेन। अब ये नाम बिल्कुल सही था, जिससे उसे भरोसा हो जाता है कि वो जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। ओकारुन ने इस टीम का पोस्टर जीजी के घर पर देखा था, इसीलिए वो सही जवाब दे पाता है। आगे वो लेडी कहती है, दरअसल यहाँ पर एक लड़की भी थी ना। तब जीजी साफ साफ मना कर देता है। अब ये बात सुनकर इन सभी को पता चल जाता है कि जीजी झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं। वो एक टेम्पल में सुचिनोको को देखने के लिए गई थी। तब हम मंदिर के पुजारी को देखते हैं जो उल्टा खड़ा होकर टिकटॉक पर रील बना रहा था और फिर वो दरवाजा खोलने लगता है। तब मोमो कहती है, क्या तुम ऐसे ही सुचिनोको को हमें देखने दोगी? और मोमो सुचिनोको को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और तब हम देखते हैं एक केचली को और इसे देखकर मोमो बहुत नाराज हो जाती है। तब वो पुजारी कहता है, अगर किताब के बारे में कहा जाए तो उसमें लिखा है जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहाँ पर एक रेनबो दिखा जाएगा और तब ज्वालामुखी का गुस्सा पूरे गाँव को तबाह कर देगा, क्योंकि ग्रेट सरपेंट इस जगह पर राज करता है और वो इस ज्वालामुखी के अंदर रहता है। और जब वो भूखा होता है तब ज्वालामुखी बढ़ती है और इसीलिए गाँव वाले एक बच्चे की बलि देते
हैं ताकि ग्रेट सरपेंट उन पर गुस्सा ना हो, और पिछले 200 सालों से ऐसे ही गांव को बचाते हुए आ रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हॉट स्प्रिंग भी मौजूद है। और जिस सोचिनोको को मोमो देख रही है वो तब की है जब बड़ा सांप पिघला था, और अब सभी को ऐसा लगता है यही सोचिनोको सभी को बचा रही है, जिस वजह से इंसानों की बलि देना अब बंद हो गया है। तो लोगों का मानना ये है इस सांप के केचली को बचाने से ज्वालामुखी फिर से भड़केगा नहीं। मोमो कहती है तो अब सोचिनोको कहाँ पर है? वो कहता है अभी वो यहाँ पर नहीं है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो लोग खामखा इसे देखने के लिए यहाँ आएंगे। दरअसल मैं भी इस काम से बोर हो चुका हूँ, मुझे तो बस टिकटॉक पे वीडियो बनाना है। तब मोमो कहती है तो क्यों ना तुम ये स्टोरी टिकटॉक पर अपलोड कर दो। और ये बात सुनकर वो भी हैंग हो जाता है। अब मोमो नाराज होकर जीजी के घर वापस आ जाती है और वो देखना चाहती है कि ओकारुन और जीजी की दोस्ती कितनी पक्की हो गई होगी। और फिर वो घर के अंदर चली जाती है। और तब हम जीजी और ओकारुन को देखते हैं। कीटो फैमिली ने उन्हें मार मार कर सुझा दिया था। और मोमो को देखकर वो लेडी कहती है तो अब तीनों सैक्रिफाइस आ चुके हैं, तो चलो फेस्टिवल को शुरू किया जाए। और फिर मोमो एक एक कर उन आदमियों से लड़ने लगती है और अपनी साइकिक पावर की मदद से इस चश्मिश का हाल बुरा कर देती है और इस मोटे के अखरोट फोड़ देती है। और तभी एक मोटा आकर मोमो को पीछे से पकड़ लेता है। वो कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं। तब टर्बोग्रानी बीच में आकर उसे जोर से डराती है, जिससे उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मोमो कहती है मेरी जान बचाने का शुक्रिया, अगर तुम मेरी ऐसे ही मदद करोगी तो हम इन्हें अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। टर्बोग्रानी कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और हाँ, ये हिजड़े कौन है? आगे मोमो कहती है मुझसे दूर रहो वरना छोड़ूंगी नहीं। और तभी वो लेडी आकर जोर से किक मारती है और यकीन मानो ये लेडी सच में पावरफुल है। उसे मार्शल आर्ट आते हैं। मोमो बहुत मुश्किल से उसके हमलों को रोक पा रही थी और मोमो के हमले का उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो मोमो को एक जोर से पंच मारती है, जिससे वो दीवार तोड़कर एक कमरे में जा गिरती है। और तब हमें पता चलता है कि दरअसल ये औरत इन सभी की मॉम है। वो कहती है आखिर ये लड़की किस तरह की पावर यूज कर रही है? मोमो कहती है आखिर ये बुढ़िया की प्रॉब्लम क्या है? टर्बोग्रानी कहती है ये तो बस एक पावरफुल बुढ़िया है। और वो कहती है ये भी बुढ़िया तुम्हारी दादी की ही तरह पावरफुल है। अब इस रूम में बहुत गंदी बदबू आ रही थी। बुढ़िया कहती है तुम स्प्रिट मीडियम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम हमारे फेस्टिवल के बीच में आओगी तो इसका मतलब तुम इस गांव को बर्बाद करना चाहती हो। और कीटो फैमिली कई जनरेशन से इस गांव की रक्षा करते हुए आ रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मोमो उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहती है। बुढ़िया कहती है कीटो फैमिली की वजह से ही यहाँ पर इतनी शांति है और पिछले 200 सालों से सरपेंट गॉड को सैक्रिफाइस प्रोवाइड करते आ रहे हैं और इसी वजह से गाँव अब तक सही सलामत है। और जिस जगह पर तुम अभी खड़ी हो वो घर सैक्रिफाइस के लिए ही बनाया गया है। मोमो कहती है तो क्या वो तुम ही हो जो ग्रेट सरपेंट को मासूम लोगों की बलिदान देते हो? बुढ़िया कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, दरअसल ये घर का शेप हमेशा बदलता आ रहा है और हम कीटो फैमिली की ये जिम्मेदारी है लोगों को ये घर रहने के लिए दिया जाए और फिर उन लोगों को ग्रेट सरपेंट के लिए बलिदान कर दिया जाता है। अब ये बात सुनकर मोमो समझ चुकी थी कि जीजी के पेरेंट्स को भी इसीलिए यहाँ बुलाया गया था। और फिर तभी नीचे की जमीन अंदर धंसने लगती है। तब मोमो अपनी पावर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो फैमिली उसे मारकर फिर से नीचे डाल देते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे और ये दलदल तुम्हें खींचकर नीचे ले जाएगा और फिर तुम ग्रेट सरपेंट का खाना बन जाओगी। और तभी जीजी और ओकारुन उन चारों को भी अंदर ढकेल देते हैं। ओकारुन मोमो को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कीटो फैमिली और वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। और तब हम उस जगह को देखते हैं जो दिखने में ही बहुत डरावनी थी और यहाँ पर कई सारे घर दफन किए गए थे। जीजी मोमो से हेल्प मांगता है और वो नीचे गिरने लगता है। तब मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस ग्रेट सरपेंट के ऊपर गिर जाता है। और तब हम देखते हैं उस सांप को जो दिखने में एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था और सभी कीटो फैमिली उस मॉन्स्टर की पूजा करती है। दरअसल कीटो फैमिली ने पहली बार इस बड़े से सांप को देखा था। मोमो अपनी पावर से जीजी को बचा लेती है। आगे टर्बोग्रानी कहती है दरअसल ये है कुरगारी। ओकारुन कहता है ये तो वही मंगोलियन डेथ वार्म है ना। दरअसल उन्होंने इस वार्म के बारे में उस किताब में पढ़ रखा था, लेकिन उस किताब के हिसाब से 2 मीटर जितना बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये डेथ वार्म तो बहुत बड़ा है। तो पिछले 200 सालों से ये कई सारे लोगों को खाता आ रहा है। बुढ़िया कहती है ओ ग्रेट सरपेंट, हमने आपके लिए 3 बलि का इंतजाम किया है, तो उन्हें खाओ और एंजॉय करो। मोमो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई गॉड वॉर नहीं है, ये तो दरअसल एक अर्थ वार्म है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो तो बस मजे
मजे से नाचने लगते हैं और तभी वो कीड़ा इन सभी को खा जाता है। अब ये सब देखकर इन तीनों की फट जाती है और वो इस घर में छुपने की कोशिश करते हैं। तभी मोमो और ओकारुन को कुछ महसूस होने लगता है और ओकारुन अचानक टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तेजी से जीजी की तरफ बढ़ता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के शुरुआत में हम ओकारुन को देखते हैं। वो जीजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों हाथों से अपना ही जबड़ा फाड़ने लगता है। तब जीजी किसी तरह उसे रोक देता है। ओकारुन पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो बार बार खुद को मारने की कोशिश करता है। जीजी किसी तरह उसे बचा लेता है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब जीजी समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर घर में हो रहे वाइब्रेशन की वजह से उन्हें ट्रैक कर पा रहा था और जब भी ये लोग बात करते हैं तब वो मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करता। दूसरी तरफ ओकारुन खुद को मारने की कोशिश करता है। तब जीजी उसे रोक लेता है। तब ओकारुन कहता है कि मुझे मरने दो। अब ये बात सुनकर जीजी को अपने माँ बाप याद आते हैं। जब जीजी स्कूल से लौट रहा था तब वो देखता है अपने माँ बाप को जो मरने की कोशिश कर रहे थे। जीजी भाग कर जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। तब मॉम कहती है प्लीज हमें मरने दो और तब हम अचानक किसी को देखते हैं। दूसरी तरफ मोमो एक कांच का टुकड़ा लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है। तब टर्बो ग्रैनी की वजह से वो बच जाती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है बेवकूफ आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, जल्दी से उस चश्मिश को बांधो और इस लड़की को भी बांधो। तब जीजी इन दोनों को बांध देता है। जीजी कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है ये डेटवॉर्म साइकिक वेव भेज रहा है और इसकी वजह से घर में जितने भी लोग हैं वो आत्महत्या कर लेंगे। जीजी कहता है तो मेरे माँ बाप भी इसी की वजह से खुदकुशी कर रहे थे, लेकिन इसका असर मुझ पर क्यों नहीं हो रहा। टर्बो ग्रैनी कहती है तो तुमने अब तक ये नोटिस नहीं किया। और तभी मोमो अपनी पावर से कुछ ग्लास के टुकड़े अपने ऊपर दे मारती है। तब जीजी बीच में आकर उसे रोक देता है। तब डेथवर्म को उनके लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ मोमो खुद को बस मारने ही वाली थी। तभी जीजी बीच में आकर मोमो को बचा लेता है और तेजी से उन तीनों को उठा लेता है और उस मॉन्स्टर से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब ओकारुन और मोमो फिर से खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं और जीजी उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तब हम एक लड़के को देखते हैं जिसके बाल बहुत बढ़ चुके थे और फिर अगले ही पल वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो दिखने में एक इंसान की तरह लग रहा था। अब उसके आते ही ओकारुन और मोमो फिर से ठीक हो जाते हैं। मोमो कहती है आखिर ये पतलू कौन है, क्या हम इसी की वजह से ठीक हो पाए। टर्बो ग्रैनी कहती है उसके आंखों में मत देखो, वो है इविल आई, अगर तुम उसके आंखों में देखोगे तो वो तुम पर काबू कर लेगा और फिर तुम आत्महत्या कर लोगे। दरअसल इविल आई के वेव और डेथवर्म के वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। मोमो कहती है अब वो मॉन्स्टर हिल नहीं रहा, ओकारुन जाओ और उसे खत्म कर दो। तब ओकारुन अपनी पावर यूज करता है और तेजी से उस मॉन्स्टर का गला काट देता है, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर लेता है और फिर वो इन पर हमला करने लगता है। तब जीजी को समझ आता है कि उसके माँ बाप इविल आई की वजह से नहीं मरे हैं और फिर इविल आई जीजी के पास आकर उसके आंखों में देखता है और तब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 लड़के खुशी से नाच रहे थे और उन्हें एक लड़का खिड़की से देख रहा था। दरअसल उस लड़के को किसी ने एक कमरे में कैद कर दिया था और वो चाहकर भी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो लड़का उन्हीं की तरह उस कमरे में ही नाचने लगता है। वो कई दिनों से भूखा रहने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था, पर फिर भी वो उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुस्कुराता है। और फिर कुछ दिनों बाद उसी लड़के को एक बड़े से लकड़ी से बांध दिया जाता है क्योंकि कीटो फैमिली अब उसकी बलि देने वाली थी। वो सभी मिलकर किसी तरह की प्रार्थना करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लावा उस लड़के के पैर तक आ चुका था और फिर वो धीरे धीरे जलने लगता है। उसकी मरते हुए बस एक ही इच्छा थी कि वो बस एक बार उन लड़कों के साथ खेलना चाहता था। अब वो पूरी तरह से जल के मरने के बाद कई सारे कौवे उसे नोचकर खाने लगते हैं और फिर वो लड़का एक भूत बन जाता है और जिस घर में वो रहा करता था उसी के ऊपर एक और घर बन चुका था और वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें से एक लड़का उसे देख पा रहा था। लड़का उन्हें देखकर खुश हो जाता है और फिर अगले ही पल उस लड़के के माँ बाप मर जाते हैं और ऐसे ही एक एक करके उस घर के ऊपर एक एक घर बढ़ते जाता है और उस घर में रहने वाले लोग आत्महत्या करते रहते हैं। इविल आई कुछ अजीब एनर्जी महसूस करता है। अब उस लड़के के माँ बाप मरने की वजह से कीटो फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो उसकी बलि देंगे और इस घर को दफना देंगे और फिर वो उसे एक कुर्सी पर बांधकर उस घर को दफना देते हैं। इविल आई उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तब इविल आई डिसाइड करता है कि वो किसी को भी माफ नहीं करेगा, वो कीटो फैमिली को खत्म कर देगा और फिर वो उस बच्चे के साथ मर्ज हो जाता है। दूसरी तरफ जीजी को होश आ चुका था
और मोमो इविल आई को जीजी के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। तब जीजी मोमो से कहता है कि इविल आई बुरा नहीं है, वो तब से लेकर अब तक डेथ वर्म से लड़ता आ रहा है और उसने अब तक बहुत सहा है। और फिर वो भागकर नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगता है ताकि वो उसकी बॉडी ढूंढ सके और मोमो भी उसका पीछा करने लगती है। और फिर जीजी इविल आई की बॉडी तक पहुंच जाता है। जीजी कहता है तुम तब से लेकर अब तक यहीं पर कैद थे और तुमने मुझे कई बार बचाया है। टर्बो ग्रैनी जीजी को उसके पास जाने से रोकती है। वो कहती है कि वो भी एक योकाई है, उसके लिए सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी वजह से भी कई लोग मरे हैं। जीजी कहता है भले ही वो हमसे अलग दिखता हो पर फिर भी वो हमारे ही तरह है। वो कहती है वो हम जैसा नहीं है। दूसरी तरफ वो डेथ वर्म सभी को तेज बिजली के झटके देने लगता है और उस पूरी जगह पर उल्टी करने लगता है, जिस वजह से वो सभी वहाँ पर फंस कर रह जाते हैं। दूसरी तरफ ओकारुन, उसकी भी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। तब मोमो किसी तरह अपने हाथों को बाहर निकालती है और जीजी से कहती है जल्दी से मुझे पकड़ लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जीजी वो अब बेहोश हो चुका था, वो किसी और ही दुनिया में पहुँचता है। वो देखता है इविल आई को, वो कहता है मुझे माफ करना, मैं बहुत डर गया था और मैं तुमसे नफरत करने लगा। मुझे लगा कि सारी गलती तुम्हारी है पर तुम तो बहुत तकलीफ में थे। वो कहता है मुझे बस खेलना है। जीजी कहता है ठीक है चलो हम अब साथ में खेलते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम चाहो तब तक मैं यहीं रहूंगा। तब इविल आई कहता है तो फाइनली तुमने अब कह दिया। दूसरी तरफ जीजी बहुत तेज चिल्लाने लगता है और तब बिजली के झटके की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर अगले ही पल वहाँ पर डेथ वर्म आ जाता है और वो बस मोमो को खाने ही वाला था कि तभी जीजी उठकर उसे जोर से पंच मारता है और फिर उसे एक पावरफुल किक मारता है जिससे उस मॉन्स्टर का शरीर टूट जाता है। जीजी के बॉडी के ऊपर इविल आई ने कंट्रोल पा लिया था। वो कहता है फाइनली अब वो वक्त आ गया, तो फिर चलो सभी इंसानों को खत्म कर देते हैं। मोमो जीजी को बुलाने लगती है लेकिन इविल आई मोमो को जोर से किक मारता है और वो मोमो को अपने पैरों से दबाने लगता है। वो कहता है तुम्हारे पास अजीब ताकत है। तब टर्बो ग्रैनी इविल आई को दूर रहने के लिए कहती है। इविल आई कहता है तुम तो एक योकाई हो, तो क्या तुम इंसानों की गुलाम बन गई हो। दूसरी तरफ मोमो जीजी को उठाने की कोशिश करने लगती है। वो कहता है आखिर तुम किसे बुला रही हो, अब इस शरीर पर मेरा कब्जा है और अब मैं इंसानों को नर्क क्या होता है ये दिखाऊंगा। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर फिर से खुद को रिजनरेट कर चुका था और फिर वो लाइटनिंग से इन पर हमला करता है। तब इविल आई एक बैरियर बनाता है और उसके हमले से बच जाता है और फिर वो सभी के आत्माओं को इकट्ठा करता है, जितने भी लोग यहाँ पर मरे थे, और उन सभी को मिलाकर एक बॉल बनाता है और फिर वो उस बॉल को जोर जोर से किक मारता है और उस मॉन्स्टर के चीतरे उड़ाने लगता है। अब इस बॉल की मदद से इविल आई उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा था। वो एक के बाद एक इस मॉन्स्टर पे हमला करते जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है। मोमो कहती है आखिर जीजी के साथ हुआ क्या है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसकी दादी ने उसे कितनी बार बताया था कि जीजी एक जीनियस है, क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और तो और उसकी फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए कई सारे योकाई उस पर कब्जा करना चाहते हैं। मोमो कहती है बचपन में तो जीजी एक नॉर्मल लड़का ही था, तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या। टर्बो ग्रैनी कहती है हर इंसान की अलग लिमिट होती है, जैसे कि तुम्हारी पावर अचानक जाग गई थी, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। दूसरी तरफ इविल आई उस बॉल से मोमो पर अटैक करता है और मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर वो अगले ही पल तेजी से आकर मोमो को एक पंच मारता है। तब मोमो दीवार से टकरा जाती है और तब इविल आई उस बॉल से मोमो पर हमला बस करने ही वाला था और तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और उनकी पावर आपस में टकरा जाती है। ओकारुन कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो को चोट पहुँचाने की। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3। इविल आई का हमला ओकारुन रोक देता है, लेकिन इविल आई ओकारुन से ज्यादा ताकतवर था। वो मोमो पर फिर से अटैक करता है। तब ओकारुन किसी तरह उसे बचा लेता है। इविल आई कहता है तो तुम भी इंसानों को बचा रहे हो, आखिर तुम योकाई को हुआ क्या है। ओकारुन कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने, पर अभी मुझे भागना होगा। और फिर वो मोमो को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ इविल आई उस पर बार बार हमले किए जा रहा था और ये दोनों उन हमलों से बचते हुए भाग रहे थे। और तब हम उस स्नेक को देखते हैं, वो छुपकर हवा में जहर फैला रहा था। ओकारुन और मोमो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बहुत ऊपर था, इसीलिए मोमो की पावर वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। ओकारुन कहता है उस स्नेक की वीकनेस है सनलाइट। दरअसल मंगोलियन जेटवर्म के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो अल्ट्रावायलेट सनलाइट में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। मोमो कहती है आखिर हम उतने बड़े कीड़े को बाहर कैसे ले जाएंगे, और हम जीजी को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओकारुन कहता है शायद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मोमो अकेले बाहर जाना नहीं चाहती। वो
ओकारुन कहता है हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और फिर तुम ऊपर जाकर एक रस्सी फेंकना ताकि हम भी बाहर निकल सके। मोमो कहती है तो जीजी का क्या होगा, उस पर तो इविल आई का कंट्रोल है। वो कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और फिर तुम ऊपर जाकर हमें बचा लेना। और फिर ओकारुन मोमो को एक कुर्सी पर बिठाता है और उससे कहता है तुम बस इसे कस के पकड़ना, मैं अपनी पावर से तुम्हें ऊपर फेंकूंगा और फिर तुम साइकिक पावर की मदद से बाहर जा पाओगी। और फिर ओकारुन अपनी पूरी पावर से मोमो को ऊपर फेंकता है और फिर मोमो भी अपनी पावर यूज करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ इविल आई ओकारुन को ढूंढ चुका था। वो कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं मारूंगा। और तब ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मोमो उन्हें बचाने के लिए रस्सी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं रस्सी नहीं मिलती। तब वो कुछ पर्दों को फाड़कर एक रस्सी बनाती है और उसे नीचे फेंकती है, लेकिन वो रस्सी बहुत छोटी थी। वो सोचने लगती है कि आखिर उन्हें कैसे बचाया जाए। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो कुछ पेपर की मदद से पूरे घर में आग लगा देती है और मदद के लिए लोगों को बुलाने लगती है। दूसरी तरफ ओकारुन इविल आई के हमलों से बचकर वहाँ से भाग रहा था और इविल आई उस पर बार बार हमले किए जा रहा था। ओकारुन इविल आई पर झपटता है और इविल आई उसे दूर फेंक देता है और फिर वो उस बॉल की मदद से ओकारुन को बार बार मारने की कोशिश करता है। आगे वो उस बॉल को अपनी पावर से कंट्रोल करने लगता है और वो ओकारुन को हिट करता है और फिर अगले ही पल उसे एक और पंच मारने जाता है। तब ओकारुन तेजी से उससे दूर हो जाता है। तब इविल आई कहता है तुम तो बस एक चूहे की तरह यहाँ वहाँ उछल रहे हो और इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर जब भी मैं कोई गेम खेलता हूँ तब मैं अपने पूरी बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। तब उसके नाक में से खून आने लगता है। दरअसल ये उस अर्थवर्म के पॉइजन से हो रहा था। आगे वो कहता है बस अब बहुत हुआ, अब खेल खत्म करते हैं। और फिर वो उस बॉल की मदद से ओकारुन को एक बैरियर में कैद कर लेता है और ओकारुन चाहकर भी उस बैरियर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इविल आई कहता है तुम उस शापित घर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये मेरा घर है। और फिर वो उसके अंदर चले जाता है। अब वो ओकारुन को एक के बाद एक पंच मारने लगता है। वो कहता है पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा और फिर उस लड़की को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसकी गोरी चमड़ी को उधेड़ लूंगा और उसे टॉर्चर करूंगा। तब ओकारुन उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत बकबक करते हो, कुछ उसूल है जिन्हें छूना नहीं चाहिए और तुमने तो उसमें के 3 तोड़े हैं। पहला, तुमने मोमो को चोट पहुंचाई। दूसरा, तुमने मेरे दोस्त को घायल किया। जीजी कभी भी मोमो को चोट नहीं पहुंचा सकता, तो चलो जीजी को वापस करो, मेरे बेस्ट फ्रेंड को वापस करो। तब इविल आई उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। तब ओकारुन उसे डॉज कर लेता है और फुल पावर से उसे एक पंच मारता है और फिर वो उसे एक के बाद एक 20 पंच मारता है और वो ऐसे ही 3 बार करता है। और अब इन पावरफुल हमलों की वजह से वो बैरियर टूट जाता है और इविल आई बेहोश हो जाता है। ओकारुन कहता है वो तीसरी चीज जो तुमने की है वो है मुझे गुस्सा दिलाना। और फिर वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उठने की कोशिश करता है। ओकारुन कहता है जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वो भी मेरी मदद करने की कोशिश कर रही होगी। और फिर वो जीजी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी बहुत भारी था। तब उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल टर्बो ग्रैनी अभी भी उस लिक्विड में फंसी हुई थी और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। और इसकी आवाज सुनकर ओकारुन वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बचाने के लिए कुछ लकड़ियों की मदद से एक पुल बनाता है और वो टर्बो ग्रैनी को उठाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और वो किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन अगले ही पल वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उस लिक्विड में फंस जाते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है निकम्मे कहीं के, तुम किसी काम के नहीं, मेरी पावर यूज करो और हमें बाहर निकालो। ओकारुन कहता है मैं ऑलरेडी वो पावर 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो अब मैं वो नहीं कर सकता। और फिर वो मोमो को मदद करने के लिए पुकारते हैं। दूसरी तरफ मोमो की मदद करने के लिए फायर फाइटर वहाँ पर आ चुके थे। एक ऑफिसर मोमो से कहता है तो क्या तुमने ही घर में आग लगाई? मोमो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। कीटो फैमिली जो यहाँ रहा करती है वो कई सारे लोगों का मर्डर करते हुए आ रहे हैं। ऑफिसर कहता है ये एनजो जी का घर है ना, तो क्या तुम्हें उनसे कोई शिकायत थी? तो पूरी बात हमें स्टेशन में जाके देना। तो चलो अभी कार में बैठो। तब सूरज बस डूबने ही वाला था। तब मोमो उन फायर फाइटर से कहती है जल्दी से सारा पानी ग्राउंड में डाल दो, लेकिन वो ऑफिसर मोमो को पकड़ लेते हैं। और फिर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भूकंप आता है और फिर वो अर्थवर्म उस घर से बाहर निकलता है। अब इसे देखकर पूरी पब्लिक घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल इस अर्थवर्म की वीकनेस सनलाइट थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तब हम मोमो के बचपन का सीन देखते हैं। जीजी कहता है मोमो क्या तुम्हें पता है अर्थवर्म मिट्टी से बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि अर्थवर्म उनके स्किन से सांस लेते हैं और जब बारिश होती है तब मिट्टी गीली होने के कारण उनका दम घुटता है, इसीलिए वो सरफेस पे आकर सांस लेने की कोशिश करते हैं
पर ऊपर आते ही सनलाइट की वजह से वो मारे जाते हैं और इसी को वर्म सुसाइड कहा जाता है। अब उस सनलाइट की वजह से उस वर्म की स्किन जलने लगती है और फिर वो उस घर के पीछे छुप जाता है। तब मोमो उस वैन को उठाकर उस घर के साथ उस वर्म को भी हिट करती है, जिससे वो अर्थ वर्म फिर से जलने लगता है और उसका शरीर अंदर से फूलने लगता है और फिर वो अगले ही पल जमीन पे गिर जाता है। तब मोमो कहती है, क्या हुआ कीड़े, सारी हेकड़ी निकल गई, तो दम है तो आजा और लड़ मुझसे। और फिर वो उठकर एक उल्टी कर देता है और तब उसके अंदर से निकलती है कीटो फैमिली और वो भी बिल्कुल जिंदा। बुढ़िया कहती है, पागल लड़की, तुमने ये क्या कर दिया। मोमो कहती है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो, उस कीड़े ने तुम्हें निगला था। बुढ़िया कहती है, तुमने जो ग्रेट सरपेंट के साथ किया है वो सब गलत है। मोमो कहती है, छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, मुझे तो ओकारुन और जीजी को बचाना है। और तभी वहाँ पर एक और भूकंप आने लगता है और ये पहले वाले भूकंप से ज्यादा बड़ा था। बुढ़िया कहती है, तो अब तुम्हें पता चला, अब तुम्हारी ही वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और तब हम उस वोल्केनो को देखते हैं, वो एक्टिव हो चुका था और वहाँ से बहुत सारा लावा बाहर आने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 4, ज्वालामुखी की वजह से उसके अंदर का लावा बाहर आ रहा था और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया था और सभी लोगों को गांव खाली करने के लिए कहा जा रहा था। बुढ़िया चिल्लाकर कहती है, देखा, तुम्हारी ही वजह से वोल्केनो भड़क गया है और हम उसे शांत रखने के लिए ही सैक्रिफाइस किया करते थे, क्योंकि ग्रेट सरपेंट इस वोल्केनो से हमारे गाँव की रक्षा कर रहा था और तुम्हारी ही वजह से ग्रेट सरपेंट मारा गया, तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तब मोमो को कुछ याद आता है, क्योंकि अर्थवर्म ज्यादा देर तक धूप में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर लेजेंड ने कैसे कहा कि एक ड्रैगन हेवन की तरफ बढ़ेगा। वो बुढ़िया से कहती है, वो लेजेंड सरपेंट के बारे में नहीं बात कर रहे थे, ड्रैगन राइजिंग का मतलब है वो झरना, और वो फव्वारा बता रहा था कि वोल्केनो फटने वाला था। और यही बात लेजेंड को भी पता थी और जो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं वो इस हद तक पागल हो जाते हैं कि लोगों की बलि देना और अंधविश्वास जैसे बकवास पर यकीन करने लगते हैं। मोमो अपनी पावर से उस सरपेंट को उठाती है। बुढ़िया कहती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है, तो अब हम तुम्हारी बलि देंगे। मोमो कहती है, अपना मुंह बंद रख बुढ़िया, मैं ह्यूमन सैक्रिफाइस जैसी बकवास को नहीं मानती। और फिर वो उस सरपेंट को ऊपर से नीचे फेंकती है और बुढ़िया इस बात से नाराज थी कि ग्रेट सरपेंट के लाश के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती, और फिर वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ मोमो उस सरपेंट को अपने साथ लेकर भागती है और फिर वो भागकर उस फव्वारे के पास पहुंच जाती है और उस सरपेंट को उसके अंदर घुसा देती है और फिर वो भागकर ऊपर जाने लगती है। वो सोचती है कि अगर लावा ने पूरे गाँव को डुबा दिया तो इन गधों की बात सच हो जाएगी और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और फिर मोमो उस सरपेंट का मुंह पकड़ लेती है और कहती है, ये सरपेंट एक बड़े पाइप के अलावा कुछ नहीं है। और फिर अगले ही पल उस सरपेंट के अंदर से पानी बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ वो लावा पूरे जंगल को तबाह कर रहा था और फिर मोमो उस सरपेंट की मदद से उस लावे को बुझाने लगती है। अब इस स्नेक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ मौजूद था, जिसकी वजह से लावा बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है। और तभी वो बुढ़िया मोमो पर ही अटैक कर देती है और कहती है, ग्रेट सरपेंट की बेइज्जती करना बंद करो। मोमो कहती है, बुढ़िया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं लावा को बुझा रही हूँ। इस पर वो कहती है, इस गाँव को बचाना यह हमारी ड्यूटी है, यहाँ किसी बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं, और अब हम तुम्हारी बलि देकर वोल्केनो को शांत करेंगे। और फिर वो भागकर मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी प्रिस्ट बीच में आ जाता है और कहता है, ओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मास्टर की पोती हो। दरअसल ये प्रिस्ट ग्रैंडमा सेको का स्टूडेंट है और उसने 3 हफ्ते पहले ही प्रिस्ट से कहा था कि मैं तीनों को वहाँ भेज रही हूँ, उनका ख्याल रखना। पर लास्ट वीक तुम वहाँ टेम्पल में आई, मुझे लगा कि तुम एक विजिटर हो। और फिर प्रिस्ट इन सभी से लड़ने लगता है और कहता है, मैं इन सबको संभाल लूंगा, तुम जाकर लावा को शांत करो। और फिर वो उस स्नेक की मदद से उस लावा को बुझाने लगती है। दरअसल मोमो ने बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लिया था, इसीलिए उसकी एनर्जी बस अब खत्म होने ही वाली थी। और तभी इविल आई वहाँ पर आकर उस सरपेंट पर अटैक करने लगता है और फिर वो तेजी से आकर बुढ़िया को किक मारकर उसका हाथ तोड़ देता है। तब मोमो किसी तरह उसे बचा लेती है। वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब प्रिस्ट उसे एक किक मारता है, लेकिन इविल आई प्रिस्ट को बस मारने ही वाला था। तब मोमो भी उसे बचा लेती है। अब इस वजह से इविल आई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम हमेशा से ही मेरे रास्ते में आ रही हो, तो इसीलिए मैं पहले तुम्हें मारूंगा। वो कहती है, क्या तुम लोगों को मारना बंद करोगे? जीजी एक मर्डरर नहीं था और तुमने ओकारुन के साथ क्या किया? वो कहता है, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, जब मेरा दिल करेगा मैं तब बताऊंगा, और अब मैं बहुत भूखा हूँ। प्रिस्ट कहता है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा। बुढ़िया कहती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही वजह से हमारा गाँव तबाह हो गया। अब मोमो इन दोनों को चुप करवाती है और साथ मिलकर लड़ने के लिए कहती है, और वैसे भी इनके पास दूसरा रास्ता ही नहीं था। इविल आई
मोमो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब प्रीस्ट मोमो को धक्का देकर बचा लेता है। तब गुड़िया इविल आई को एक पावरफुल पंच मारती है और फिर अगले ही पल मोमो अपनी पावर से इविल आई को पकड़ लेती है और तभी वो बॉल आकर इविल आई को फ्री कर देता है और फिर इविल आई एक किक मारकर प्रीस्ट को नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ मोमो की एनर्जी खत्म हो चुकी थी और इविल आई उस पर बस हमला करने ही वाला था और तभी मैंटिस श्रिम्प बीच में आ जाता है और वो इविल आई से लड़ने लगता है और दरअसल ये एक एलियन है। मोमो कहती है, आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए, क्या तुम्हारा बेटा ठीक है? और फिर तब एक बड़ी सी शिप वहाँ पर आ जाती है और उसके अंदर से आते हैं सीको द ग्रैंड मदर और तारो। तब सीको प्रीस्ट से कहते हैं कि कुछ करने के लिए और फिर सीको और कापा दोनों मिलकर इविल आई से लड़ना शुरू कर देते हैं। इविल आई अकेले ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था और फिर तारो तेजी से इविल आई की तरफ भागने लगता है और फिर इविल आई एक ही पंच में तारो के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हीं टुकड़ों में कई सारे सील लगाए गए थे और फिर तारो के टुकड़े इविल आई के ऊपर चिपकने लगते हैं। अब तारो के अंदर इविल आई कैद हो चुका था और ये सारा प्लान ग्रैंडमा सीको का था और फिर चिकिचिता जो कि कापा का बेटा है वही इस शिप को चला रहा था और फिर वो उस स्नेक की मदद से सभी लावा को बुझाने लगता है। दूसरी तरफ सीको उस प्रीस्ट को डांट रही थी। तब वो कहता है, दरअसल ये सब तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम मुझे और इन्फॉर्मेशन दे पाती तब मैं इनकी और मदद कर पाता। और फिर वो तारो को भी थैंक्स कहती है। तब वो कहता है, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, अब मैं मेरे इंटरनल ऑर्गन को कहाँ रखूं। दूसरी तरफ मोमो ओकारुन को बचाने के लिए भागने लगती है और फिर वो चाहकर भी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और तब कापा मोमो की मदद करता है और तब हम उस होल को देखते हैं जिसमें लावा पूरी तरह से भर चुका था। कापा कहता है, माफ करना, मुझे लगता है कि ओकारुन अब मर चुका है। मोमो चिकिचिता से यहाँ पर पानी डालने के लिए कहती है और फिर वो उसे बचाने की कोशिश करती है। कापा उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है। चिकिचिता कहता है, तुम्हें वहाँ अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मोमो अभी भी उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। तब चिकिचिता उस शिप की मदद से बहुत सारे लावा को बाहर निकालने लगता है और फिर उस लावा को ठंडा कर देता है और फिर तब उस बड़ी सी बॉल के अंदर था ओकारुन, वो भी जिंदा। वो कहता है, मुझे यकीन था कि तुम मुझे जरूर बचा लोगी। टर्बोग्रानी कहती है, तुम तो बड़ी जल्दी आ गई हमें बचाने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। ओकारुन कहता है, अगर मैं उसे बचाने के लिए नहीं जाता तो वो शायद अब तक मारी जाती। दरअसल ये दोनों उस स्नेक के स्लाइम में फंसे हुए थे और इसी वजह से लावा उन तक पहुँच नहीं पाया। और फिर वो जीजी के बारे में भी पूछने लगता है। तब मोमो उसे बताती है कि जीजी कब का बाहर आ चुका है और वो अब ठीक है और फिर वो उससे बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो कहता है, मुझे लगा कि मैं जीजी को अकेले संभाल लूंगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। तब उसका पैर स्लिप हो जाता है और फिर वो मोमो के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है, माफ करना, मैं ये जानबूझकर नहीं किया, ये बस गलती से हो गया। तब मोमो उसके गले लग जाती है और कहती है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगी, पर फिर भी मैं वहाँ नहीं आ पाई। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। और फिर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इविल आई को किसी तरह टारो के अंदर सील कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो इविल आई को कैसे काबू में रखते हैं। वो गॉड से प्रार्थना करते हैं और जीजी के अंदर से भूत को भगाने की कोशिश करते हैं और चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि अभी भी इविल आई वहीं पर है। और फिर वो फिर से प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद इविल आई को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर अगले दिन वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। तब आयरा भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो चिल्लाकर कहती है, आखिर तुम लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए, और मैं तो इस टीम की लीडर हूँ ना। और फिर मोमो उसे जवाब देने की कोशिश करती है। आयरा कापा से कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी पृथ्वी छोड़कर चले जाओ। कापा कहता है, दरअसल तुमने जो गाय हमें दी थी हम उसका दूध नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमारे पूरे प्लेनेट पर पानी जैसा पदार्थ है और वो हमें ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुँचाता है, और वहाँ पानी होने की वजह से हम ठीक से दूध नहीं निकाल पा रहे थे। चिकिचिता को हमेशा दूध की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम पृथ्वी पर आ गए। अब ये बात सुनकर आयरा रोने लगती है और वो चिकिचिता को गले लगाकर कहती है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। दूसरी तरफ सीको और मांजिरो आपस में बात कर रहे थे कि वो इविल आई को जीजी के अंदर से कैसे बाहर निकाल सके। मांजिरो कहता है, अगर हमने हायर से परफॉर्मेंस किया तो क्या एक्सेसिज्म काम करेगा? हम तो इविल आई को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि हम उन दोनों को अलग कर पाएंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब भी हो गए तो शायद इसमें जीजी के जान को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ तारो खाना खाने की कोशिश करता है और खाना गर्म होने के कारण वो नीचे गिर जाता है और फिर अचानक जीजी को होश आ जाता है और वो मोमो
मोमो से बात करने की कोशिश करता है। तब सीको कहती है, जरा रुक जाओ, इविल स्पिरिट आवाज का इस्तेमाल करके तुम्हें धोखा दे सकती है, तो हमेशा तैयार रहो। और फिर मास्क खोलने के बाद हम देखते हैं जीजी को, और फिर वो मोमो को देखकर रोने लगता है और कहता है, मोमो, ओकारुन, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो, और देखो आंटी भी यहीं पर है, मुझे तो लगा कि मैंने तुम दोनों को खो दिया। सीको कहती है, मुझे लगता है कि ये हमारा असली जीजी है, मुझे जरा ठंडा पानी देना। और फिर वो ठंडा पानी जीजी के ऊपर डालती है, जिससे इविल आई वापस आ जाता है और अपनी पावर से सबको काबू करने की कोशिश करने लगता है। तब सीको गर्म पानी उसके ऊपर डाल देती है, जिससे जीजी नॉर्मल हो जाता है, जिससे ये पता चलता है ठंडा पानी डालने से इविल आई वापस आ जाएगा, और अगर गर्म पानी डालेंगे तो जीजी पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब तारो इनके पचड़े में पड़कर बहुत पछता रहा था, और वो अपने अंदर जीजी को लेकर हाना के साथ रोमांस नहीं कर सकता था। सेको कहती है, मैं तुम्हें हाना से मिलने की इजाजत नहीं दूंगी, और मेरे घर में 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा। आगे वो जीजी, ओकारुन और मोमो से माफी मांगती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इविल आई वहाँ पर मिलेगा। तब टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि तुम लोग चाहकर भी इविल आई को कंट्रोल नहीं कर सकते। इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट है, और माउंटेन स्पिरिट एक गॉड जितने पावरफुल होते हैं। अगर वो किसी ऑर्डिनरी इंसान को पोजेस कर लेंगे तो वो इंसान पागल हो जाता है और कुछ दिनों बाद मर जाता है। तो इसीलिए वो हमेशा हाई स्पिरिचुअल पावर वाले इंसान को ही ढूंढते हैं, और इसीलिए जीजी एक अल्टीमेट वेसल है। इविल आई अभी तो एक बच्चा है, धीरे धीरे वो और ताकतवर बन जाएगा, और तब तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे। सेको कहती है, आज से जीजी हमेशा किसी एक के साथ रहा करेगा, और इसमें मांजिरो भी हमारा साथ देगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। एक्सोर्सिज्म के पहले कामिगाओ सिटी से बाहर मत जाना, और वैसे भी तारो के बैरियर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, और इसीलिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना होगा। अगर कभी भी इविल आई बाहर आ जाए तब उस पर गर्म पानी डाल देना, और जीजी चाहे कुछ भी हो जाए ठंडे पानी को हाथ मत लगाना, तुम्हें पानी से खतरा है। थोड़ी देर बाद कापा वहाँ से जा रहा था, और वो एक डेयरी फार्म में वर्कर की तरह काम कर रहा था, क्योंकि सीको ने उसकी मदद की थी। और वो मोमो से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बस कॉल कर देना। ओकारुन कहता है, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारी एयरशिप कैसे उड़ती है, क्या वो एंटी ग्रेविटी इस्तेमाल करती है? और फिर वो शिप के अंदर चले जाता है, और फिर वो शिप फुल स्पीड में वहाँ से चली जाती है और घूमकर अपने घर पहुँच जाती है। हालांकि उसका घर सीको के घर के पास में ही था, पर फिर भी वो साले बहुत आलसी थे। अब अगले दिन ये सभी मिलकर जीजी के पेरेंट्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। ओकारुन और मोमो पीछे के सीट पर बैठे हुए थे। मोमो ओकारुन के हाथ को छूने की कोशिश करती है, और ओकारुन अपना हाथ हटा लेता है। मोमो कहती है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ अपना हाथ रख सकते हो। और फिर मोमो धीरे धीरे ओकारुन के हाथ को सहलाने लगती है। ओकारुन कहता है, मोमो आखिर तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो? जो भी हो, मुझे इसके रूल्स पता नहीं। बेचारा ओकारुन कितना मासूम है यार। दूसरी तरफ जीजी तारो के बॉडी में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर पा रहा था, क्योंकि तारो जीजी के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। मोमो कहती है, अगर हम जीजी के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं तो हमें शायद फूल ले जाना चाहिए। और फिर जीजी अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाता है और उन्हें गले लगाकर रोने लगता है। मोमो, ओकारुन और तारो उन्हें दूर से देख रहे थे। मोमो तारो से कहती है, कम ऑन तारो, उन्हें गले लगाओ। तारो कहता है, मैं अपनी बॉडी कैसे हिलाऊंगा जबकि मेरा सर तो यहाँ पर है। दूसरी तरफ न्यूज में वोल्केनो के बारे में खबर चल रही थी, और कीटो फैमिली के 9 मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया था, और उन पर मर्डर और किडनैपिंग जैसा चार्ज लगाए गए हैं। जबकि वो बुढ़िया ना कि कीटो अभी भी फरार है, और पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही है। तब हम उस बुढ़िया को देखते हैं, वो जंगल में पुलिस वालों से छुपकर भाग रही थी। वो कहती है, मैंने उसे बड़ा करने में 200 साल लगाए। तब उसका हाथ एक पेड़ में अटक जाता है, और फिर वो गुस्से में आकर उस पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक देती है, और फिर वो अपने चेहरे पे से मांस निकालने लगती है और कहती है, मोमो तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तब हम देखते हैं उसका असली चेहरा। दरअसल वो एक एलियन है, और वो सबटेरियन स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ मोमो और ओकारुन स्कूल जा रहे थे। ओकारुन जीजी के बारे में पूछने लगता है। मोमो कहती है, इविल आई उन बैरियर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, और वो एक्सोर्सिज्म कोई नॉर्मल नहीं लग रहा। और क्या तुम हायाशी परफॉर्मेंस फेस्टिवल के बारे में जानते हो? वो इविल आई को एंटरटेन करना चाहते हैं ताकि उसे बाहर निकलना आसान हो जाए, लेकिन हायाशी को परफॉर्म करने वाले लोग ही नहीं मिल पा रहे। ओकारुन कहता है, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, वरना इविल आई तारो के बैरियर को तोड़ देगा। तभी अचानक मोमो के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, और वो उनके जबरदस्ती गले पड़ते हैं। लड़की कहती है, क्या तुमने वोल्केनो के बारे में न्यूज सुनी? ये देखो, वोल्केनो के आसपास एक यूएफओ देखा गया है। वैसे तुम नया फोन कब खरीदने वाली हो? वो कहती है, दादी तो मेरे यूनिफॉर्म से ही परेशान है, अगर मैंने फोन मांग लिया तब तो वो भड़क उठेगी। दूसरी तरफ आयरा क्लासरूम के बाहर ही खड़ी हुई थी, और वो सोच रही थी, मैंने ही मोमो के बारे में अफवाह फैलाई, इसीलिए मुझे मोमो की बुराई नहीं करनी चाहिए। तब मोमो वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ओ आयरा, मेरे साथ चलो, एक जरूरी काम है। और पूरी क्लास उन्हें देख
देख रही थी। आयरा कहती है, पूरे क्लास के सामने मेरे साथ अच्छे बनने का नाटक मत करो। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच कम हो सकती है। तुम अलग हो ताकाकुरा, मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे बात की। मोमो कहती है, ओकारुन और आयरा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर सोने के लिए आओ। तुम दोनों वहाँ पर रहोगे तो अच्छा होगा। अगर जीजी अचानक इविल आई बन गया तो तुम दोनों साथ रहने से थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और वैसे भी दादी तो मेरे साथ है ही, पर वो चाहकर भी 24 घंटे जीजी पर नजर नहीं रख सकती, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारा साथ दो। और फिर वो दोनों मोमो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोमो आयरा से कहती है, अगर मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से अनबन हो गई तो तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। आयरा कहती है, वैसे तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी ही है। दूसरी तरफ इविल आई तारो के बैरियर पर काबू पा चुका था। सेको कहती है, तारो अब तुम जीजी को आजाद कर दो, और फिर वो उसे आजाद कर देता है। सेको कहती है, जीजी अब कोई बैरियर नहीं बचा तो तुम्हें और ज्यादा ख्याल रखना होगा, और याद रहे हमेशा गर्म पानी से हाथ धोते रहना। थोड़ी देर बाद मोमो और ओकारुन वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर जीजी बहुत खुश हो जाता है, और फिर आयरा भी वहाँ पर आ जाती है। सीको उन सभी को गर्म पानी देती है और कहती है, अगर जीजी ट्रांसफॉर्म करने लगे तब उस पर गर्म पानी डाल देना। दूसरी तरफ तारो बहुत थक चुका था और वो वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। सेको ओकारुन से सोया सॉस देने के लिए कहती है, तब ओकारुन वो सॉस पास करता है। तब सॉस का एक छींटा जीजी के हाथ पर गिर जाता है, और फिर वो अचानक इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरे घर को ही तबाह कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो चुका था और उसने पूरे घर को ही तबाह कर दिया था। तब मोमो ने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, जिस वजह से वो फिर से नॉर्मल हो गया। अब जीजी इन सभी से माफी मांगता है और टर्बो ग्रैनी उससे जमकर पीटती है। दूसरी तरफ ओकारुन की कमर टूट चुकी थी। वो मोमो से कहता है कि इविल आई बहुत ताकतवर हो चुका है। हालांकि जीजी इनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी हमेशा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये आपस में बातें कर ही रहे थे, वहाँ पर अचानक 4 जोकर आ जाते हैं। अयासे उन्हें वहाँ से भगा देती है। मोमो कहती है, वैसे वो हायासी परफॉर्म करने वाले लड़के कहाँ पर है? तब सीको उन्हें बताती है कि उन लोगों का कुछ अता पता नहीं और वो पता नहीं कब आएंगे। दूसरी तरफ मोमो और आयरा की जमकर लड़ाई हो रही थी। तब वो चारों फिर से आ जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सीको अयासे का ही घर है? और वो उन्हें बताते हैं कि हम है हायासी। और फिर वो अपना पूरा सेटअप तैयार करते हैं और अपना वॉल्यूम फुल कर देते हैं। दरअसल ये लोग स्प्लिट मीडियम नहीं है और ये स्प्लिट को तो देख भी नहीं सकते, पर उनका परफॉर्मेंस उनमें बहुत ताकत है। उनकी जो साउंड इको है उससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हलचल मचती है। जो भी हो वो स्पिरिट को सेंस नहीं करते। इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि कोई भी स्पिरिट उन्हें करप्ट नहीं कर पाएगी। और फिर वो बेसुरा गाना गाने लगते हैं। दूसरी तरफ सीको जीजी को एक जगह लेटा कर और फिर वो सभी परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। और फिर वो एकदम दासू रॉक म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं, जिससे सभी लोग भी एंजॉय करने लगते हैं। अब इनकी आवाज से कई सारे स्पिरिट बाहर निकलते हैं। इनकी आवाज सुनकर इविल आई भी जोर जोर से रोने लगता है। अब इस गाने से जीजी को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ती है, जिस वजह से इविल आई के बचपन का सीन मोमो को भी दिखाई देता है। जीजी कहता है, इविल आई को मत मारना, वो तो मासूम बच्चा है जो कुछ लड़कों के साथ खेलना चाहता था, और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके साथ ही खेलूंगा, तो प्लीज उसे मत मारो। मैं कभी भी ठंडे पानी को छूंगा भी नहीं, तो प्लीज प्लीज इविल आई को मत मारिए। मैं तुमसे उसकी जान की भीख मांगता हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर सीको अयासे का दिल पिघल जाता है और वो उस आग को बुझा देती है और कहती है, ये एक्सोर्सिज्म अब खत्म हुआ और इविल आई हमारे फैमिली में ज्वाइन हो सकता है। अब इसकी ये बात सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और फिर वो उन हायाशियों से भी माफी मांगती है। आगे वो मोमो से कहती है, क्या तुमने जीजी की बातें नहीं सुनी? उस बंदे में बहुत दम है और वो इविल आई को बचाना चाहता है, तो मैं उसके फैसले की इज्जत करती हूँ। दूसरी तरफ आयरा इस बात को समझ नहीं पाती। वो कहती है कि इविल आई तो हमें बस मारना चाहता है, और वैसे भी हम हमेशा जीजी के ऊपर नजर नहीं रख पाएंगे, और मैं अपनी जिंदगी ऐसे सेल्फिश इंसान के लिए खतरे में नहीं डालूंगी। तब ओकारुन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं और ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं इविल आई को अकेले रोक पाऊं। इसके लिए मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा। इसके ये बात सुनकर आयरा कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम क्यों इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? तब वो उसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। ये बात सुनकर मोमो कहती है, तो फिर ठीक है, मैं भी और ताकतवर बनूंगी और हम दोनों मिलकर इविल आई को हरा देंगे। तब आयरा उससे फिर से लड़ने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर बारिश होने लगती है। तब इविल आई उन सभी को पीटने लगता है। तब वो किसी तरह सिचुएशन को काबू कर लेते हैं और फिर वो हायाशी मोमो को अपना कार्ड देते हैं और वो अपनी
पैकिंग करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सीको का पूरा घर तबाह हो चुका था, वो किसी तरह उसे ठीक करते हैं। अब सीको जीजी को अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग देती है। दरअसल जीजी सीख रहा था कि वो इविल आई को कैसे कंट्रोल में रखेगा अगर वो अपने कोर को और बैक को कम्प्लीटली टाइट रखेगा, और ऐसी ट्रेनिंग करते हुए वो एक ना एक दिन इविल आई को भी कंट्रोल कर पाएगा। तब जीजी समझ जाता है कि मोमो जब छोटी थी तब वो ऐसी वियर्ड पोज किया करती थी। सेको कहती है अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करना सीख जाओ तो शायद तुम इविल आई को भी कंट्रोल कर पाओगी। अब रात हो चुकी थी, तब जीजी सुसु करने के लिए उठता है। तब ओकारुन बाथरूम के बाहर आकर खड़े हो जाता है और वो जीजी के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करता है ताकि वो अपने हाथ धो पाए। दूसरी तरफ आयरा घोड़े बेचकर सो रही थी, उनके रूम का कार्डबोर्ड खिसक चुका था। तब ओकारुन उसे फिक्स करता है। ओकारुन जीजी की बारीकी से देखभाल करता है और वो कहता है जब टर्बो ग्रैनी ने मुझ पर काबू कर लिया था तब आयासे फैमिली ने मेरी मदद की थी, तो इसके बदले मैं चाहता था कि मैं भी उनकी मदद करूं। इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर डालकर कुछ पैसे जमा किए थे ताकि मैं सीखो दादी को दे सकूं। तब उन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो बदले में तुम किसी मुसीबत वाले इंसान की मदद करो। मैं चाहकर भी उनकी जितनी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बस उन जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सुबह होते ही आयरा उठकर नहा धोकर मेकअप करना शुरू कर देती है और फिर वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। आयासे कहती है जीजी कि अपने लोअर एब्स ठीक करो और सीधा बैठो और अपनी ची को बाहर आने दो। अब खाना खाने के बाद मोमो, आयरा और ओकारुन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। मोमो और आयरा रास्ते में जाते हुए भी लड़ने लगते हैं। अब स्कूल पहुंचते ही मोमो अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे अब काम करना होगा ताकि मैं अपने घर को ठीक कर पाऊं। अब सर्दियों का मौसम चालू है और मुझे अपने लिए एक गर्म घर चाहिए। दोस्त कहती है दरअसल रीना उसे किसी की जरूरत है उसके वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, और वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और मोमो वो जॉब करने के लिए मान जाती है। और फिर वो दोनों ओकारुन के पास आ जाती है और कहती है मोमो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गई है और उसने कहा कि तुम अकेले ही घर चले जाओ। और फिर वो दोनों उसे पकड़कर कहती है तुम्हें हमारे साथ डेट पर चलना होगा। हालांकि ओकारुन उनके साथ जाने के लिए मना करता है पर वो दोनों उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाना। लड़की कहती है कोई बात नहीं, हमारे साथ बस चाय पी लेना। और फिर वो दोनों उसे खींचकर एक जगह पर ले जाती है। ओकारुन कहता है मैं कोई भी ड्रिंक ऑर्डर नहीं करूंगा। तब वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस साथ चलो, ड्रिंक हम ऑर्डर करेंगे। और फिर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोमो भी मौजूद थी। वो ओकारुन को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ ओकारुन को भी पता नहीं था कि मोमो वहाँ पर होगी और मोमो उसे देखकर शर्माने लगती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 7। अब ओकारुन मोमो को वहाँ पर देखकर सदमे में ही चला गया था। मोमो के दोस्त कुछ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और कहते हैं ओकारुन ने कहा था कि वो कुछ भी नहीं पिएगा। तब वो कहता है मैं जरूर ड्रिंक पीऊंगा क्योंकि वो ड्रिंक मिस आया से बना रही है। अब ये दोनों मिलकर मोमो के खूब मजे लेते हैं और वो सभी एक फोटो भी खिंचवाते हैं। इन दोनों की हरकतें देखकर मोमो बहुत गुस्सा हो चुकी थी और फिर वो सभी ओकारुन को पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तब ओकारुन कहता है कि वो यहीं रुकेगा। मोमो कहती है प्लीज यहाँ दोबारा मत आना। तब ओकारुन पूछता है कि तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी। मोमो उसे बताती है कि शिफ्ट 10 बजे खत्म होगी। वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं तब तक यहीं इंतजार करूंगा क्योंकि रात के 10 बजे एक अकेली लड़की को घर जाने में दिक्कत हो सकती है। वो कहती है तुम जानते हो कि मैं कितनी टफ हूँ और वैसे भी मेरे पास साइकिक पावर है, तो तुम घर चले जाओ, मैं अकेले आ जाऊंगी। और फिर ओकारुन वहाँ से चले जाता है। मोमो का काम पर ये पहला दिन था, इसीलिए वो बार बार बस घड़ी को घूरे जा रही थी। वो 10 बजने का इंतजार कर रही थी। वो रेस्टोरेंट में अच्छे से काम करती है और फाइनली उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। लड़की कहती है आज तुमने बढ़िया काम किया, तो घर संभल कर जाना। और फिर मोमो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ का रास्ता बहुत सुनसान पड़ा हुआ था। तभी अचानक ओकारुन वहाँ पर भागता हुआ आता है, जिसे देखकर मोमो कहती है मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था। ओकारुन कहता है मैं इतनी देर किसी लड़की को अकेले घर नहीं जाने दे सकता, तो फिर ठीक है चलो घर चलते हैं, हालांकि बाहर अभी भी बहुत ठंड है। तब मोमो ओकारुन का हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम जीजी को देखते हैं, वो कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था। सीको कहती है बहुत अच्छे जीजी, तुम अच्छे से सीख रहे हो। और मांजिरो तुम गर्म पानी तैयार रखना, मैं जीजी के ऊपर थोड़ा सोया सॉस डालने वाली हूँ। और जीजी कल्पना करो तुम्हारे शरीर से गर्म भाप बाहर आ रही है और खुद पर यकीन करो। और फिर वो उसके ऊपर सोया सॉस डाल देती है और फिर इविल आई जीजी के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगता है। जीजी किसी तरह उसे रोक देता है। इविल आई को काबू रखने के चक्कर में उसका सारा स्टेमिना खत्म हो चुका था। वो कहती है जीजी अब शायद तुम रूम टेम्परेचर लिक्विड को हैंडल कर पाओगे, पर अभी भी तुम्हें ठंडे पानी से दूरी रहना होगा। पर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो शायद एक दिन तुम इविल आई को अच्छे से काबू कर पाओ। तब मोमो और ओकारुन वहाँ पर आ जाते हैं। मोमो उन्हें बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है और बाहर ठंडी होने के कारण
कारण वो गर्म पानी पीने लगते हैं। अब एक्साइटेड में आकर जीजी और आयरा मोमो की तरफ बढ़ते हैं और आयरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी के ऊपर गिर जाती है। ओकारुन और आया से गर्म पानी जीजी के ऊपर डालते हैं, लेकिन इविल आय वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और वो मोमो को उसमें कैद कर लेता है। ओकारुन मोमो को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बैरियर के अंदर जा नहीं पाता और इविल आय मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब मोमो किसी तरह इविल आय को दूर कर देती है और फिर इविल आय उस बैरियर को छोटा करके मोमो का गला दबाने लगता है और फिर मोमो इविल आय के मुंह के ऊपर गर्म पानी थूक देती है। दरअसल मोमो ने पहले ही गर्म पानी थोड़ा पी लिया था, वो किसी तरह इस बार बच गई थी। अब ओकारुन को मोमो की बहुत चिंता हो रही थी। सीको जीजी से कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, रात को सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तब आयरा मोमो से कहती है, माफ करना, मुझे थोड़ा और सतर्क रहना चाहिए था। वो कहती है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ जीजी और ओकारुन अभी भी सदमे में ही थे और फिर सुबह होते ही हम देखते हैं मैंटिस श्रिम्प को। वो गाय के तबेले में कुछ काम कर रहा था और उसने इंसानों वाला रूप धारण किया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तब ओकारुन उससे मिलने के लिए वहाँ पर आता है और वो उसे इस हालत में देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है, इसका मतलब पृथ्वी पर बहुत सारे एलियन रूप बदल कर रह रहे होंगे। और फिर वो कापा से कहता है, प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे एक पावरफुल पंच मारना सिखाओ। और कापा सीधा ओकारुन को मना कर देता है और कहता है कि वायलेंस बहुत बुरी बात है और वो ओकारुन से फिजुल में काम करवाता है और फिर ओकारुन नाराज होकर घर चले जाता है। दूसरी तरफ सीको ओकारुन को देखकर कहती है, क्या तुम भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, खाना खा लो, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। थोड़ी देर बाद मांजिरो आयासे से कहता है, इस बार तो हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, लेकिन ऐसा बार बार नहीं हो सकता और इविल आई के साथ ही रहना बहुत मुश्किल काम है, तो हमें हायाशी परफॉर्मेंस को बुला लेना चाहिए। अगर तुम रिचुअल नहीं करना चाहती तो मैं कर लूंगा। सीको उसे रोकती है और कहती है, ये बहुत मुश्किल काम है, एक अडल्ट होकर सभी बच्चों के मुश्किल का भार उठाना, तो उन्हें बता दो कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। मांजिरो कहता है, एक अडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रियलिटी भी दिखाए। मैं जीजी की इज्जत करता हूँ, पर फिर भी इविल आई के साथ रहना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ओकारुन पंच की प्रैक्टिस कर रहा था। तब टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम पंच मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओकारुन कहता है, क्योंकि मुझे और ताकतवर बनना है। वो कहती है, आखिर तुम ताकतवर बनकर क्या करोगे? तुम्हें क्या किसी की जान लेनी है? ओकारुन कहता है, मुझे और ताकतवर होना है ताकि मैं इविल आई को अकेले ही हरा पाऊँ। टर्बो ग्रैनी कहती है, क्या तुम्हें पंच मारना सीखना है या फिर ताकतवर बनना है? वो कहता है, मुझे पंच मारना सीखना है, तभी तो मैं ताकतवर बनूंगा। वो कहती है, अगर तुम पंच मारना सीख जाओ तब भी तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इविल आई पावर में भी और टेक्निक में भी तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है और तो और उसके पास लाजवाब स्पीड है, इसीलिए तो वो मेरी शक्तियों का भी मुकाबला कर पा रहा है। ओकारुन कहता है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? टर्बो ग्रैनी उससे फिर से पूछती है, क्या तुम्हें पंच मारना सीखना है या फिर तुम्हें सच में ताकतवर होना है? तुम मेरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हो, पर तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए मुझे तुम पसंद नहीं, पर फिर भी मुझे तुम्हें ट्रेन करना होगा, तो मेरे साथ ऐसे रहो जैसे तुम्हारा जीवन इसी पर डिपेंड है। दूसरी तरफ आयरा उनका पीछा कर रही थी। टर्बो ग्रैनी उसे एक बिल्डिंग के पास ले जाती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है और तभी आयरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। ओकारुन कहता है, तुम आखिर यहाँ क्यों आई हो? तो यहाँ से चले जाओ और ये बात किसी को मत बताना कि हम यहाँ पर आए थे। लेकिन आयरा उनके साथ ही जाने लगती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके टर्बो ग्रैनी को डराने लगती है और ओकारुन किसी तरह उन दोनों को चुप करवाता है। अब ओकारुन आयरा को पूरी बात बताता है। आयरा कहती है, तो ऐसी बात है, मुझे भी ताकतवर बनना है। आगे टर्बो ग्रैनी उन्हें एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर पियानो और संगीत के सामान रखे हुए थे। वहाँ दीवार पर कुछ फोटोज भी थे। आयरा इन सबको देखकर डर जाती है। टर्बो ग्रैनी पियानो बजाती है, जिससे डर कर आयरा ओकारुन को पंच मारती है। आगे टर्बो ग्रैनी एक धुन बजाती है और ओकारुन को जंप करने के लिए कहती है। तब ओकारुन धीरे धीरे जंप करता है और वो कहती है, यह है तुम्हारी कॉम्बैक्ट रिदम और इविल आई की रिदम तुमसे बहुत तेज है। एक बार में जंप करके तुम फिर से जमीन पर आते हो, उतनी देर में इविल आई पूरे 4 बार जंप कर सकता है। ओकारुन कहता है, तो क्या वो तुमसे भी ज्यादा तेज है? तो इसका मतलब मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। वो चिल्लाकर कहती है, ऐसा नहीं है, मैं उससे 10 बिलियन टाइम ज्यादा फास्टर हूँ और मैं तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ, तो उस पर ध्यान दो। तुम्हारी रिदम बहुत स्लो है। मेन बात यह है कि तुम लड़ाई में कितनी बार एक्शन को बदल सकते हो, यहाँ तक कि एक्रोसिल की एक बीट में 4 स्विच कर सकती है और इविल आई भी 4 स्विच कर सकता है। उस कर्स घर वाले हमले की बात की जाए तब वो 10 स्विच कर पा रहा था, पर तुम बस 2 ही स्विच कर सकते हो। और तब वो पियानो अपने आप ही बजने लगता है और फिर अगले ही पल एक योकाई आकर वहाँ पर पियानो बजाता है, जिसकी आवाज ये दोनों सह नहीं पाते। वो चिल्लाकर कहता है, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? और फिर अगले ही पल वहाँ पर 6 योकाई आ जाते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
एपिसोड नंबर 8। शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी फोटो में से भूत बाहर आ चुके हैं और वो गुस्से से पूछते हैं, कौन है जो इतना गंदा म्यूजिक बजा रहा था। आयरा कहती है, हमें कुछ मालूम नहीं, हम तो घर जा रहे हैं। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, दरअसल ये दोनों वो म्यूजिक बजा रहे थे और फिर वो भूत इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। ये दोनों ट्रांसफॉर्म होकर किसी तरह से बच जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये हमला था क्या। ये सभी भूत म्यूजिक नोट से उन पर हमला कर रहे थे जो एक बॉम्ब की तरह फट रहे थे। होकर उन एक को छू लेता है, तब वो बॉम्ब की तरह फटता है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए उन लेटर को छूना मत, वरना तुम मारे जाओगे। तुम्हें बस उन्हें डॉज करना होगा। थोड़ी ही देर बाद ये सभी राइस के खेत में पहुंच जाते हैं और वो भूत इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो पावरफुल धुन बजाकर आयरा पर अटैक करते हैं, लेकिन आयरा उनके सभी हमलों से बच रही थी। तब टर्बो ग्रैनी ओकार उनको डांटती है और कहती है, तुम्हें भी उसी की तरह तेज होना होगा। दूसरी तरफ आयरा अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और ओकारुन बुरी तरह से पिट रहा था। ओकारुन अपने इंसानी रूप में आ जाता है और खुद को निकम्मा कहने लगता है। आयरा तो सच में बहुत ताकतवर है और दूसरी तरफ मैं कितना कमजोर हूँ। तब टर्बो ग्रैनी उसे समझाती है कि खुद को कोसना बंद करो और रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करो। उन्होंने तो अपना प्रोग्राम बस अभी शुरू किया है। मुझे नहीं लगता कि आयरा ज्यादा देर तक टिक पाएगी। तुम्हें उनकी म्यूजिक को समझना नहीं है, बस किसी भी गाने को याद करो और उस गाने की रिदम से अपनी बॉडी को मूव करो। ओकारुन कहता है, मैं तो कभी गाने सुनता ही नहीं हूँ, लेकिन एक मिनट, मैंने हाल ही में एक गाना सुना है और मैं उसके रिदम को भी महसूस कर सकता हूँ। दूसरी तरफ आयरा चाहकर भी उनके करीब नहीं पहुँच पा रही थी और वो सभी आयरा पर अटैक कर देते हैं। वो उन सभी से बचते हुए कीचड़ में जाकर फंस जाती है और मौका देखकर सभी बहुत उस पर अटैक कर देते हैं। तब ओकारुन तेजी से आकर आयरा को बचा लेता है। ओकारुन को अपनी रिदम मिल चुकी थी जो थी हायाशी परफॉर्मेंस सॉन्ग, और फिर वो तेजी से इन सभी के हमले डॉज करने लगता है। अब आयरा मौका देखकर एक भूत को पकड़ लेती है और लात मारकर उसका सर ही तोड़ देती है, जिससे वो गायब होकर फिर से तस्वीर बन जाता है। अब एक भूत मरने से इन भूतों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर वो सभी मिलकर फिर से म्यूजिक बजाने लगते हैं। सभी भूत अपनी पावर यूज करके इस पूरी जगह को ऑडिटोरियम में बदल देते हैं और तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी आ जाता है और फिर वो ओपरा सॉन्ग गाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर 4 लोग और आ जाते हैं और फिर वो सभी अपने मुंह से बहुत सारे पपेट बाहर निकालते हैं, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। वो सभी पपेट मिलकर आयरा और ओकारुन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है, इन पुतलों पर ज्यादा ध्यान मत दो, हमें जल्दी से जल्दी उन म्यूजिशियन को हराना होगा, वरना हम पक्का मारे जाएंगे। और वो सभी भूत स्टेज के बाजू में छिपे हुए थे। अब सभी पपेट मिलकर आयरा और ओकारुन पर भारी पड़ रहे थे। तब आयरा ओकारुन का हाथ पकड़ लेती है और अपने बालों की मदद से उस बड़े आदमी के ऊपर चढ़ जाती है, जिस वजह से बाकी सभी उन पर अटैक करने लगते हैं। तब आयरा ओकारुन को भूतों की तरफ भेजती है और कहती है, तुम उन म्यूजिशियन को हराओ, इन लोगों को तो मैं देख लूंगी। अब ओकारुन तेजी से इन भूतों की तरफ बढ़ रहा था। आयरा अपनी पावर से उस लेडी के आंखों पर पट्टी बांधती है और बाकी जायंट से लड़ने लगती है और वो उसकी मदद से इन सभी को एक दूसरे से ही पिटवाने लगती है। आयरा तेजी से स्विंग करती है, एक जायंट का जबड़ा ही तोड़ देती है। वो सभी जायंट नीचे गिरने के बाद भी गाना बंद नहीं करते। दूसरी तरफ ओकारुन के ऊपर बहुत सारे पपेट हमला करने लगते हैं, लेकिन ओकारुन उन सभी से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब ओकारुन फुल थ्रोटल का यूज करता है और तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, तुम्हें एक ही बेट में 5 को हराना होगा और मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तब ओकारुन उसकी बात को समझ जाता है और एक ही वार में उन 5 को ढेर कर देता है, जिससे वो सभी फिर से तस्वीर बन जाते हैं और वो रूम फिर से पहले की तरह हो जाता है। आगे ओकारुन आयरा को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं होती तब वो अकेला इन सभी को हरा नहीं पाता। अब ये बात सुनकर आयरा सोच में पड़ जाती है, जिससे आयरा नॉर्मल रिप्लाई नहीं दे पाती। वहीं टर्बो ग्रैनी कहती है, तुम्हें तो शुक्रिया मुझे कहना चाहिए जो मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया। अब ये बात सुनकर आयरा उससे लड़ने लगती है। तब ओकारुन टर्बो ग्रैनी को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसी की वजह से वो रिदम के बारे में सब कुछ सीख गया है। टर्बो ग्रैनी कहती है, तुमने तो अब तक कुछ देखा भी नहीं है, मेरी पावर उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। आगे आयरा पूछती है कि आखिर वो भूत लोग कौन थे। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, म्यूजिक रूम में लगे उन पोस्टर से लोग डरते हैं और उसी डर की वजह से उन भूतों का जन्म हुआ। यदि अगर रात के 2 बजे कोई बेसुरा पियानो बजाए तो ये सभी भूत जाग जाते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तब तो तुम पक्का मर जाओगे। आयरा कहती है, आखिर तुम हमारे स्कूल के बारे में इतना जानती कैसे हो? क्या तुम हमें यहाँ मरवाने के लिए लाई हो? वो कहती है, मैं तो तुम्हें हमेशा से ही मारना चाहती हूँ। और तब अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और गलती से पियानो बज जाता है और फिर उनके चीखने की आवाज आती है। दूसरी तरफ मांजिरो जो जीजी को समझा रहा था कि हमें हायाशी लोगों को वापस से बुला लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहकर भी इविल आई को कभी रोक नहीं पाएंगे। हमें जल्द ही इविल आई को खत्म करना होगा, वरना वो हम में से किसी की जान ले लेगा। और मैं जानता हूँ जीजी, तुम सीखो
और मोमो को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। और वैसे भी तुम इस हालत में अपने माँ बाप से मिल भी नहीं पाओगे। अब एक्सोर्सिज्म कल शुरू होगा, मैंने हायाशी बैंड को पहले ही बता दिया है और वो कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तब मोमो कहती है तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। मांजिरो कहता है अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद प्रार्थना करूंगा। अब मोमो अभी भी इस बात से राजी नहीं होती और तब ओकारुन जीजी को बाहर आने के लिए कहता है और फिर वो सभी बाहर आते हैं। मोमो ओकारुन से कहती है आखिर तुम इतनी रात को इस चुड़ैल के साथ कहाँ गए थे और तुम लोग आखिर करने क्या वाले हो। तब ओकारुन चिल्लाकर कहता है मैं चाहता हूँ कि सब लोग दूर रहे क्योंकि मैं अकेले ही इविल आई को हराने वाला हूँ। मोमो कहती है देखो ओकारुन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, तो बताओ आखिर चल क्या रहा है। ओकारुन कहता है और मुझे गुस्सा तब आया था जब इविल आई ने तुम्हें चोट पहुंचाई। इविल आई इतना हरामी है कि वो अकेले ही तुम सबकी बैंड बजा सकता है, पर फिर भी तुम सभी उसे अपनाना चाहते हो, उसे अपने फैमिली में जगह देना चाहते हो और ये मुझे बहुत अजीब लगा, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी कमजोरी पर। और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है जी तुम इविल आई को बचाना चाहते हो तो अब ऐसा ही होगा। मांजिरो बीच में आकर कहता है हमने फैसला किया है कि हम इविल आई को कल खत्म कर देंगे, तो किसी को यहाँ लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो ओकारुन प्लीज शांत हो जाओ। सीको मांजिरो को रोकती है और कहती है क्या तुमने सुना ओकारुन ने अभी क्या कहा, तो उसका मजाक मत उड़ाओ। और फिर ओकारुन आयरा से जीजी के ऊपर पानी डालने के लिए कहता है। आयरा के पानी डालते ही इविल आई बाहर आ जाता है और ओकारुन उससे सीधा जाकर भिड़ता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 9 इविल आई और ओकारुन की लड़ाई शुरू हो गई थी। ओकारुन इविल आई को कड़ी टक्कर दे पा रहा था और इविल आई के हर हमले को अच्छे से रोक पा रहा था। यकीन मानो ये लड़ाई मुझे सबसे जबरदस्त लगी। ओकारुन तेजी से इविल आई को पंच करने लगता है जिससे इविल आई हवा में चले जाता है और फिर वो स्पिरिट स्क्वायर से ओकारुन पर हमला करता है, लेकिन ओकारुन तो पूरी बाजी ही बदल देता है। अब वो तो एक अलग ही फॉर्म में चला गया था। वो फुल थ्रोटल का यूज करता है और इविल आई को उस घर पर दे मारता है जिससे पूरा घर ही तबाह हो जाता है। अब इतनी पावर यूज करने के बाद ओकारुन ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। दूसरी तरफ इविल आई इस लड़ाई से बहुत खुश था। वो कहता है मुझे आज तक इतना मजा कभी नहीं आया, तो चलो जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ, हम फिर से लड़ेंगे। आयरा बताती है ओकारुन फुल थ्रोटल यूज करने के बाद फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। ओकारुन कहता है हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। टर्बोग्रानी कहती है अब तुम क्या करोगे, क्या तुम सीखो और बाकियों की मदद से उसे हराओगे? तुम्हारे तो पैर भी कांप रहे हैं, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तो फिर तुम उससे लड़ोगे कैसे? इविल आई उसके पास आ जाता है और कहता है मुझे और इंतजार मत करवाओ, ट्रांसफॉर्म हो और लड़ो मुझसे। ओकारुन कहता है कभी नहीं, मैं कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। अभी जो लड़ाई हुई उसमें मैं तुम्हें बुरी तरह से पीट रहा था, तो इसीलिए मैं कमजोरों पर हाथ नहीं उठाता। इविल आई कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने किसे कमजोर कहा? मैं बहुत ताकतवर हूँ। ओकारुन उसे कमजोर कमजोर कहकर बुलाता है जिससे इविल आई बहुत चिढ़ता है। ओकारुन कहता है अगर तुम ताकतवर होते तो मैं तुमसे लड़ता। इविल आई कहता है तो फिर ठीक है, मैं और ताकतवर बनूंगा। ओकारुन कहता है ठीक है, लेकिन मैं ऐसे किसी से लड़ना नहीं चाहता जो दूसरे लोगों से लड़ता हो, तुम्हें बस मेरे साथ ही फाइट करनी होगी। इस पर इविल आई कहता है तो फिर ठीक है, आज से मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा। ओकारुन कहता है कुछ देर पहले तो तुम सारे इंसानों को मारना चाहते थे, तो मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? और वैसे भी मुझे डेली स्कूल जाना पड़ता है। इविल आई बच्चे की तरह जिद करता है और वो कहता है मैंने कहा ना, मैं सिर्फ तुमसे लड़ूंगा और मैं हर दिन हर सेकंड तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ओकारुन कहता है मैं सिर्फ तुमसे हफ्ते में एक बार लड़ूंगा और यही मेरी कंडीशन है। दूसरी तरफ मोमो टर्बोग्रानी से पूछती है आखिर चल क्या रहा है, तुम ओकारुन के साथ मिलकर क्या साजिश कर रही थी? टर्बोग्रानी कहती है ये सब ओकारुन का ही आइडिया था और वो इविल आई के खेल का साथी बनना चाहता था। उस रात ओकारुन ने टर्बोग्रानी को बताया था कि जब मैं इविल आई से लड़ा, उसने कहा कि वो खेल को सीरियसली खेलना चाहता है, इसका मतलब वो खेल खेल में ही लोगों को मारना चाहता है। तुम्ही ने कहा था कि इविल आई अभी भी एक बच्चा है, अगर ये बात सच है तो उसे बस एक साथी चाहिए जो उसके साथ खेल सके। अगर मैं किसी तरह इविल आई का ध्यान अपने ऊपर ले सकूं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, तो शायद वो मिस आया से और बाकियों को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। और ये सब करने के लिए मुझे और ताकतवर होना होगा ताकि मैं इविल आई का दोस्त बन सकूं। आगे ओकारुन इविल आई से कहता है तुम सिर्फ मुझसे लड़ोगे और सिर्फ मुझे ही मारोगे और हम हर ट्यूसडे के दिन लड़ेंगे। तब इविल आई अपनी चड्डी निकालकर ओकारुन को देता है और कहता है ये लोग सभी इंसानों को मार देना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा वादा नहीं कर सकते जब तक कि मैं तुम्हें मार न डालूं, तब तक तुम इसे अपने पास रखना। दरअसल इस चड्डी में कई सारे लोगों की आत्मा मौजूद है। ओकारुन उस चड्डी को ले लेता है। जीजी कहता है अब मैं तुम्हें मारने के लिए तड़प रहा हूँ। तब जीजी वापस आ जाता है। ओकारुन कहता है इस बार तुमने किसी को चोट नहीं पहुँचाई और आज के बाद तुम किसी को भी चोट नहीं पहुँचाओगे, अब तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। दूसरी तरफ सीको उस पर लाइन मार रही थी। उस चड्डी को संभालने का काम मांजिरो को दिया जाता है और मांजिरो उसे अपने साथ श्राइन ले जाता है और फिर मांजिरो वहाँ से चले जाता
है। तब जीजी के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। जीजी उन्हें देखकर शर्माने लगता है। सेको कहती है, जीजी हमेशा ट्रेनिंग करते रहना, इविल आई अब भी तुम्हारे अंदर है, अगर कुछ हो जाए तो तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। अब जीजी इन सभी का शुक्रिया कहकर अपने माँ बाप के साथ वहाँ से चले जाता है। अब आयरा भी वहाँ से जाने लगती है। ओकारुन कहता है, ठीक है फिर कल मिलते हैं। मोमो कहती है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं कहना है। आयरा ये सब देख लेती है और मोमो से आकर लड़ने लगती है। अब आयरा और ओकारुन भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीको का पूरा घर तबाह हो चुका था। सीको डिसाइड करती है वो सभी जाएंगे हॉट बाथ लेने के लिए। वो सभी हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं और मजे से एंजॉय करने लगते हैं। मोमो कहती है, अब हम क्या करेंगे, हमारा घर तो तबाह हो गया। सीको कहती है, हमें घर को फिर से बनाना होगा और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मोमो कहती है, मैंने अभी काम करना शुरू किया है तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। सीको कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वो चलते हुए अपने घर के पास आ जाते हैं। तब हम एक एलियन को देखते हैं जिसे देखकर वो दोनों उसे पीटने लगते हैं। दरअसल वो एलियन बात नहीं कर सकता था। तब ओकारुन, मैंटिस श्रिम्प और आयरा वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहता है, हमें तुम्हारे घर की चिंता हो रही थी, इसीलिए हम मैंटिस के पास चले गए थे ताकि वो घर बनाने में मदद कर सके। तब उन्होंने उसके दोस्त लूड्रिस से मिलाया। मोमो उससे माफी मांगती है लेकिन वो चुम चुम कहकर गुस्सा करने लगता है। मैंटिस कहता है, उसे खुशी हुई कि तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों ने उसे पीटा। दरअसल वो बांध काम में बहुत माहिर है। मोमो कहती है, मुझे तो लगता है कि वो बहुत गुस्से में है। सीको मैंटिस से कहती है, तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। कापा कहता है, मैं हमेशा से ही तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता था तो प्लीज मुझे मदद करने दो। ओकारुन भी सीको को मनाने की कोशिश करता है और फिर सीको मान जाती है। कापा कुछ बॉक्स को दिखाता है जो असल में नैनो स्किन होते हैं। इन नैनो स्किन की मदद से तुम कुछ भी बना सकते हो। यदि अगर ये टूट भी जाए तब भी हम इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दरअसल ये नैनो स्किन अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन है और ये शेप मेमोरी अलॉय है। अगर ये टूट भी जाए तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। ये नैनो मशीन अपने ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच करते हैं और जो भी तुम इमेजिन करो उसका शेप ले लेते हैं। अब इसकी मदद से ये सभी मिलकर एक बढ़िया सा घर तैयार करते हैं। मोमो आयरा और ओकारुन को शुक्रिया कहती है और फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जीजी के पेरेंट्स को देखते हैं। जीजी की मॉम तो बिल्कुल जीजी की तरह ही है। वो गाड़ी को बिल्कुल हवा की तरह चलाती है। वो तीनों सीको के घर को रिपेयर करने के लिए ही वहाँ पर आए थे लेकिन वो देखते हैं कि घर तो पहले से ही तैयार है। दूसरी तरफ सीको पैर फैलाकर सोई हुई थी। अगले दिन मोमो और जीजी स्कूल जा रहे थे। जीजी कहता है, मैं तो कई बार इविल आई में बदल चुका हूँ लेकिन इविल आई ने अब तक कुछ भी नहीं किया। उसे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है। शायद मेरे ट्रेनिंग की वजह से मैं इविल आई के कनेक्शन को फील कर सकता हूँ। कभी कभी उसकी नफरत महसूस होती है लेकिन ज्यादातर तो उसके साथ मजा ही आता है। जीजी कहता है, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? ये सुनकर मोमो का पूरा चेहरा चमकने लगता है और वो जीजी को गुस्से में कहती है, मुझे किसी से प्यार नहीं है, तुमने ये सब सोचा ही कैसे? तब कुछ लड़कियां जीजी के पास आती है और उससे हालचाल पूछने लगती है। तब वो स्टाइल मारते हुए कहता है, मैं तुम सभी को बेचैन करने के लिए घर पर ही रह रहा था। एक लड़की जीजी को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है और वो अगले ही पल इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन इस बार वो कपड़े फाड़ता नहीं। लड़की कहती है, क्या तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आया? वो कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, अब मैं तुम सबको खत्म करूंगा। तब मोमो उसे पकड़ कर ले जाती है और कहती है, तुम्हें तो पता ही है कि जीजी कितना मजाक करता है। वो इविल आई से कहती है, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? जीजी को वापस भेजो। पूरी लड़कियां इन दोनों को ही देख रही थी। दूसरी तरफ कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे जिसे देखकर इविल आई भागते जाता है और उस बॉल को जोर से पंच मारता है जिससे वो लड़का दूर जाकर गिरता है। मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उस मशीन से कोई भी गर्म चीज खरीदने की कोशिश करती है लेकिन सारे गर्म चीज खत्म हो चुके थे। अब इविल आई क्लास में जाकर बैठता है और बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। वो एक लड़के को लिखते हुए देखता है और वो भी अच्छे से लिखना शुरू करता है और कहता है, मैं ऐसे ही सभी लोगों को खत्म करूंगा। मोमो उसका मुंह पकड़ लेती है। तब क्लास टीचर चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम क्लास के बीच किसे मारना चाहते हो? तब वो कहता है, सभी इंसानों को खत्म करना है। मोमो किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब वो सभी कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं। तब इविल आई बढ़िया से खाना खाने लगता है। मोमो उसे चॉपस्टिक इस्तेमाल करने के लिए कहती है लेकिन इविल आई को उसे इस्तेमाल करना नहीं आता और फिर वो आंध्रा स्टाइल में खाना खाने लगता है। मोमो के दोस्त उसे बताते हैं आखिर जीजी के साथ हुआ क्या है। शायद हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वाला भूत उस पर हावी हो गया। अब शायद उसके पास गोल्डन बॉल है। मोमो कहती है, तुम्हें गोल्डन बॉल के बारे में कैसे पता चला? वो कहती है, अरे हाँ, तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन नहीं है। ये चीज तो हर ग्रुप पर मौजूद है कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक भूत है। तब हम ओकारुन के गोल्डन बॉल को देखते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।
एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के शुरुआत में हम एक मोटे लड़के को देखते हैं। वो तैयार होकर गाना गाते हुए स्कूल जाने लगता है। आगे हम ओकारुन को देखते हैं। वो छुपकर मोमो के आने का इंतजार कर रहा था। दरअसल ये एक फ्लैशबैक का सीन है। सीजन 1 एपिसोड 5 में हम ये सीन देख चुके हैं। ओकारुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मोमो को देखकर रुक जाता है और सोचने लगता है, क्या वो मेरे लिए रुकी है? शायद वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होगी। और फिर वो उसे इग्नोर कर आगे चले जाता है। आगे मोमो उससे जाकर बात करती है और वो मोटा इन दोनों को ही बस घूरे जा रहा था। अब ओकारुन क्लास में आकर बैठ जाता है और किताबें खोलकर पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो मोटा उसे ही बस घूरे जा रहा था। मोमो जाती है ओकारुन को ढूंढने, ओकारुन जाता है मोमो को ढूंढने और वो मोटा जाता है ओकारुन को ढूंढने और ये तीनों पूरे स्कूल में गोल गोल घूमने लगते हैं। अब काफी देर ढूंढने के बाद ओकारुन सोचता है, शायद वो मुझसे बच रही है और वो मुझे डरपोक समझ रही होगी। मोमो सोचती है, लंच ब्रेक अब बस खत्म होने ही वाला है। आखिर वो गया कहाँ होगा? वो तो सुबह में अजीब बर्ताव कर रहा था। शायद मुझे ही पूछना चाहिए था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ओकारुन सोचता है, वो तो स्कूल में बहुत पॉपुलर है, तो आखिर उसे मेरे जैसा दोस्त क्यों चाहिए? दूसरी तरफ मोटा भी वहीं बैठा हुआ था। अब ये दोनों क्लास में वापस जाने लगते हैं और अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मोटा भी उन्हें इस हालत में देख लेता है। आगे हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। आगे वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है ताकि वो ओकारुन से दोस्ती कर सके और फिर वो ओकारुन के आसपास ही घूमने लगता है, लेकिन ओकारुन तो उसे भाव भी नहीं देता। आगे वो सोचता है, लगता है मुझे अपनी असली औकात दिखानी ही होगी, तभी मैं जीत सकता हूँ। वो ओकारुन से जाकर कहता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। ओकारुन कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो मुझसे कभी बात नहीं करते थे, तो अब क्यों? वो कहता है, मुझे लड़कों से बात नहीं करना, लेकिन तुम बहुत अलग हो। मुझे बस एक बात जानना है कि तुम मोमो अयासे के इतने करीब कैसे पहुँचे? तुम तो दिखने में भी हैंडसम नहीं हो और बोरिंग हो, तो फिर मोमो हमेशा तुम्हारे साथ ही क्यों रहती है? और तो और तुम्हारे साथ तो मिस शिरोटोरी भी रहती है। तो बताओ, आखिर तुमने ऐसा किया क्या कि सभी लड़कियां तुम पर ही मरती है? मोमो भागकर वहाँ आती है और कहती है, शायद मैंने तुम्हारे बॉल्स को ढूंढ लिया है, माफ करना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस नॉर्मल बात कर रहे थे। मोमो कहती है, क्या तुम ओकारुन के फ्रेंड हो? देखने से तो लग रहा है कि तुम दोनों बहुत पुराने दोस्त होंगे। वो ओकारुन से कहती है, शायद मैंने तुम्हारे बॉल ढूंढ लिए। ओकारुन कहता है, क्या हम ये बातें बाहर कर सकते हैं? मोटा सोचता है, अगर खूबसूरत लड़कियों के बीच पॉपुलर होना है तो उनके साथ मसालेदार बातें किया करो। तब कुछ लड़कियां वहाँ पर आ जाती है और कहती है, हमने देखा है कि तुम दूसरे क्लासेस में जाते रहते हो, जिससे बाकी क्लास के भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे ऐसा करने से वो सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। मोमो कहती है, माफ करना, ऐसा अगली बार नहीं होगा। और वो दोनों जाने लगते हैं। लड़की ओकारुन से कहती है, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं जाना तो मत जाओ, आखिरकार तुम अपने मर्जी के मालिक हो। मोमो कहती है, आखिर ये लड़की कह क्या रही है? लड़की कहती है, वो हमेशा तुमसे डरकर कुछ भी कह नहीं पाता, तो उससे दूर रहा करो। दरअसल ये लड़की का दिल ओकारुन पर आ गया था और वो उसे मोमो के साथ देखकर जल रही थी। अब ये दोनों ओकारुन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मोटा सोचता है कि आखिर उस लड़के में ऐसा है क्या जो लड़कियां उसके लिए लड़ रही है? मुझे बीच में जाकर इस झगड़े को रोकना होगा। और वो बीच में जाकर कहता है, 10 गैलन विनर। वो दोनों उसे देखकर कहती है, क्या तुम्हें मरना है? आगे मोमो चिल्लाकर कहती है, आखिर उस लड़के की प्रॉब्लम क्या है और वो हमेशा तुम्हारी चिंता क्यों करती है? ओकारुन कहता है, मुझे क्या पता, मुझे तो कई लड़कियां बस घूरे जा रही है, मैं तो ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। आज से पहले किसी ने आकर मुझसे बात नहीं की, पर आज अचानक उन्हें हुआ क्या? मोमो कहती है, दरअसल वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत कूल हो। ओकारुन धीरे से कहता है, आखिर मैंने कर दिया। ये बात सुनकर मोमो हंसती है और कहती है, बहुत बढ़िया, अब तुम पहले की तरह नॉर्मल लग रहे हो। छोड़ो, हम बात कर रहे थे तुम्हारे बॉल्स की। मैंने तुम्हें फोटो भेजा था, क्या तुमने वो देखा? ओकारुन कहता है, वो बॉल हवा में उड़ रही थी और उसके चारों ओर कुछ अजीब था, शायद किसी भूत ने मेरे बॉल्स को उठा लिया होगा। मोटा उन दोनों का पीछा करता है और कहता है, वो जरूर मसालेदार बातें कर रहे होंगे, ये तो बहुत अनफेयर है। वो ओकारुन के साथ ऐसी बातें कर सकती है लेकिन मेरे साथ नहीं, और मुझे जानकर उस स्किल को हासिल करना होगा और मुझे स्पाइसी बातें करना सीखना होगा, तभी जाकर मैं खूबसूरत लड़की को पटा पाऊंगा। आखिर वो इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कर क्या रहे हैं? कहीं वो खो तो नहीं गए? तब उसका पैर एक कैन पर जाकर लगता है, जिससे वो दोनों इसे देख लेते हैं। अब वो धीरे धीरे इन दोनों के पास आने लगता है और फिर वो अचानक हवा में उड़ने लगता है और तेजी से मोमो की तरफ बढ़ता है। तब अचानक ओकारुन बीच में आ जाता है। मोमो कहती है,
आखिर यह हाउसी यहाँ कर क्या रहा है। ओकारुन, ये छिजोरा तो तुम्हारे ही क्लास का है ना, शायद इसी के पास तुम्हारे बॉल्स होंगे। लेकिन वो बॉल्स तो हवा में लटक रहे थे। तब मोमो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। ओकारुन किसी तरह उसके करीब पहुंच जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। ओकारुन कहता है, वहाँ पर कोई भूत नहीं है, मुझे किसी की बॉडी फील हुई और हम उसे देख नहीं सकते। वो बॉल वहाँ से भाग जाती है। अब मोमो ओकारुन के पीठ पर बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। मोटा कहता है, अब वो तो उसे पीठ पर भी घुमा रहा है। मोमो कहती है, छिचोरे कहेंगे, हमारे बैग को संभाले रखना, अगर उन्हें कहीं घुमा दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अब वो दोनों उस बॉल का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो अचानक आकर मोमो पर अटैक कर देती है और ओकारुन को मारकर नीचे फेंक देती है। अब ये दोनों बहुत कोशिश करने के बाद भी उस बॉल को पकड़ नहीं पाते और फिर वो नीचे चली जाती है। ओकारुन मोमो को कस के पकड़ लेता है। वो अपनी पावर से स्विंग करने लगती है, लेकिन वो बॉल आकर उन दोनों को नीचे गिरा देता है। वो किसी तरह क्रैश लैंडिंग करते हैं। ओकारुन कहता है, मैं उस चीज के सामने कितना कमजोर पड़ गया, और तो और उसे हम देख भी नहीं सकते। अब वो मोटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये दोनों उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि उसे किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया है। मोमो अपनी पावर से उसे बचा लेती है और फिर वो मोमो को शुक्रिया कहता है। मोमो चिल्लाकर कहती है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें हमारे बैग संभालने के लिए कहा था ना। और फिर वो बॉल उनके पास आ जाती है। मोटा कहता है, आखिर तुम दोनों क्या हो, ये मुझे बाद में बताना, पहले मुझे इसे हराने दो। वो तेजी से उसे मारने के लिए जाता है और वहाँ पर जाकर गिर जाता है। वो उठकर कहता है, अब हम इसे 3 एंगल से देख सकते हैं और मुझे यकीन है ये रेट्रो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट टेक यूज कर रहा है। और फिर वो बॉल वहाँ से भागने लगती है। मोटा उसी का पीछा करता है और मोमो स्विंग करते हुए आगे आ रही थी। वो एक अजीब चीज को देखती है और उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और फिर ओकारुन अपनी फुल पावर से उसे हिट करता है, जिससे वहाँ की पूरी दीवार ही टूट जाती है। मोमो पूछती है, आखिर तुम्हें उसकी वीकनेस कैसे पता चली। वो कहता है, वो बस इनविजिबल था और वो ऑप्टिकल कैमोफ्लेज यूज कर रहा होगा, और वो साइफाई का एक बेसिक एलिमेंट है जिससे दुश्मन कभी भी तुम्हें देख नहीं सकता। इस इलेक्ट्रोल्यूमिनेसिस सूट की मदद से दुश्मन को ऐसा लगेगा कि तुम वहाँ हो ही नहीं, लेकिन अगर दुश्मन एक से ज्यादा हो और वो अलग अलग एंगल से हो तब वो सूट उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता, तब तुम उसे देख सकते हो। लेकिन इसकी ये बातें दोनों नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वो उस बॉल की तरफ देखने लगते हैं और तब हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को। ओकारुन कहता है, दरअसल ये एक काइजू है। मोटा कहता है, अगर तुम टेस्टिकल के बारे में बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मोमो गुस्सा होकर कहती है, जोक्स मारना बंद करो वरना तुम्हें खत्म कर दूंगी। आगे वो कहती है, जब वो चीज इनविजिबल थी तब हम तुम्हारे बॉल्स को देख पा रहे थे, लेकिन अब हम उसे देख नहीं सकते, शायद वो अभी बेहोश हो गया होगा। चलो नीचे जाकर चेक करते हैं। और फिर वो नीचे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो काइजू वो अजीब बर्ताव कर रहा था। मोटा कहता है, टाकाकुरा प्लीज मुझे सिखाओ कि लड़कियों से कैसे बातें करते हैं, और मोमो उसे जमकर पीटने लगती है। तब हम देखते हैं उस काइजू की आँख को, जिसे देखकर इन तीनों की फट जाती है। दरअसल वो काइजू अब बहुत बड़ा हो चुका था और वो इस बिल्डिंग को तबाह कर रहा था। वो लिटरली एक गॉडजिला जितना बड़ा हो चुका था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 11। ये एपिसोड में बहुत ही भयानक चीजें होने वाली है, तो अपना दिल थाम कर बैठिए। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस बड़े से काइजू को, और ये तीनों उससे बचकर भाग रहे थे। ओकारुन नोटिस करता है कि पूरा आसमान अब काला पड़ चुका है। दरअसल ये एक एलियन है और ये एक स्पेस काइजू है। दूसरी तरफ आयरा भी कुछ नोटिस करती है। जी आयरा से कहता है, आखिर सब लोग कहाँ चले गए, हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आयरा कहती है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। दूसरी तरफ मोमो उस काइजू से बचते हुए वहाँ से भाग रही थी। अब इतने बड़े काइजू को सामने देखकर इन दोनों की भी फट जाती है और फिर वो सभी दुम दबाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो मोटा नीचे गिर जाता है और कहता है, मैं और भाग नहीं सकता। तब काइजू उसे बस कुचलने ही वाला था। तब मोमो और आयरा उसे रोकती है और ओकारुन उसे बचा ले आता है। आगे आयरा कहती है, मैं इस टीम की लीडर हूँ, तो जी उस मोटे को यहाँ से दूर ले जाओ और बाकी सभी उस पर हमला करो। जी मोटे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ आयरा अपने बालों से एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन उसके हमले का तो कोई असर नहीं होता। वो सभी समझ नहीं पाते कि आखिर वो इसे हराएंगे कैसे। तब आयरा अपने बालों से उसके आंखें बंद कर लेती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। तब वो अपने सिंग घुमाता है और एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है। मोमो और ओकारुन किसी तरह उस हमले से बच जाते हैं। दूसरी तरफ आयरा एक कार उठाकर काइजू के सर पर दे मारती है। ये देखकर मोमो कहती है, आयरा तुमने बहुत अच्छा काम किया। आयरा कहती है, अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम सबकी लीडर हूँ। तब गुस्से में आकर मोमो भी एक बड़ी सी कार उठा लेती है और काइजू के पैर पर दे मारती है। तब काइजू अपनी पूंछ से उन दोनों को गिरा देता है। आयरा कहती है, अगर तुम मेरी यानी कि लीडर की बात मानते तो तुम्हारा हाल
साल ऐसा नहीं होता, जरा मुझे देखो, अब मैं कैसे इसे सबक सिखाती हूँ। और फिर वो एक बड़े से क्रेन को पकड़ लेती है और उसे उखाड़कर काइजू के सर पर दे मारती है, जिससे काइजू थोड़ा पीछे चला जाता है। वो कहती है, देखा मोमो, एक लीडर ऐसे लड़ता है। तब काइजू आकर आयरा को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तब मोमो कई सारी चीजों को उस पर दे मारती है। मौके का फायदा उठाकर आयरा किसी तरह से बच जाती है। मोमो कहती है, तुम तो खुद को लीडर मानती हो ना, तो चलो हम एक टीम की तरह मिलकर इसे हराते हैं। दूसरी तरफ वो काइजू बड़ी बड़ी बिल्डिंग को आसानी से तबाह कर रहा था और वो फिर से लाइटनिंग अटैक करने लगता है, जिसका झटका मोमो और ओकारुन को लग जाता है। तब मोमो किसी तरह खुद को और ओकारुन को एक शील्ड में कैद कर लेती है। ओकारुन कहता है, शायद ये काइजू डायनासोर का डिसेंडेंट होगा और उसने खुद को इवॉल्व करके स्पेस में चला गया होगा और वो अपने सिंग की मदद से वो कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम किसी तरह उसके सोर्स तक पहुंच गए तो शायद हम उसे हरा सकते हैं। आयरा कहती है, मैं इसका ध्यान बटाती हूँ, तब तुम वहाँ से निकल जाना। और आयरा उसके सभी हमलों को आसानी से डॉज कर लेती है और मोमो उस लाइटनिंग को पकड़कर उसी पर दे मारती है। तब मौका देखकर आयरा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो काइजू वहाँ पर नहीं था। ये देखकर आयरा कहती है, उसने मेरे जैसे पावरफुल लड़की को देखकर दुम दबाकर भाग गया। तब मोमो बताती है, वो भागा नहीं, बल्कि वो अब भी वहीं पर है। दरअसल वो इनविजिबल हो चुका था। वो आयरा पर अटैक करता है। ओकारुन उसे बताता भी है कि वो अब इनविजिबल हो गया तो तुम उसे देख नहीं पाओगी। वो लाइटनिंग से आयरा पर अटैक करता है और उस बिल्डिंग को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ जीजी उस मोटे को लेकर भाग रहा था। मोटे की पूरी तरह से फटी पड़ी थी। जीजी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझ पर पसीना मत गिराना। वो चिल्लाकर कहता है, तुम हैंडसम लड़के बहुत कमीने होते हो, तुम बस दुनिया के सामने हीरो बनते हो, अब तो मैं तुम्हें पसीने में नहलाऊंगा। जीजी उसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तब वो मोटा जीजी को पसीना लगा देता है। तब वो इविल आई में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब ये देखकर मोटे की और फट जाती है। तब जीजी किसी तरह ट्रांसफॉर्म होने से खुद को रोक लेता है। आगे मोटा तेजी से मुड़ता है, जिस वजह से उसका पसीना उड़कर जीजी पर लगता है और वो इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इविल आई कहता है, तुम मोटे कद्दू, तुम क्या मरना चाहते हो? और फिर वो बैग बहुत दूर फेंकता है। मोटा कहता है, तुम तो बिल्कुल टाकाकुरा की तरह लग रहे हो। इविल आई वहाँ से जाने लगता है। मोटा कहता है, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। अगर मेरी जगह यहाँ मोमो होती तो क्या तुम तब भी उसे अकेले छोड़कर चले जाते? इविल आई पूछता है कि मोमो कहाँ पर है? वो कहता है, क्या तुम भूल गए? उसी ने मुझे सेफ जगह जाने के लिए कहा। हम सभी उसके घर पर मिलने वाले हैं। इविल आई कहता है, इसका मतलब वो दिन आज है, तो आज मैं उससे लड़ने वाला हूँ। और फिर वो भागकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ आयरा काइजू के हमले से बेहोश हो चुकी थी और काइजू उस पर फिर से अटैक बस करने ही वाला था। तब ओकारुन फुल थ्रोटल का यूज करता है और आयरा को बचा लेता है। अब ओकारुन ने 2 बार फुल थ्रोटल का यूज किया था, इसलिए वो अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और फिर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तब मोमो किसी तरह उन दोनों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ काइजू उन दोनों को बस मारने ही वाला था कि तभी अचानक इविल आई का फेंका बैग काइजू को आकर लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और फिर वो भागकर मोमो के घर चले जाते हैं। ओकारुन कहता है, लगता है आयरा को कुछ हुआ है, वो मुझे छोड़ नहीं रही। तब आयरा वजह से ओकारुन को चिपके हुए थी। तब मोमो उन दोनों को अलग कर देती है। तब इविल आई वहाँ पर आता है और कहता है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तो आओ और लड़ो मुझसे। ओकारुन कहता है, मैं तुमसे जिस दिन लड़ने वाला था वो दिन आज नहीं है। तब मोमो ओकारुन से कहती है, क्या हम इविल आई को साथ में मिलकर लड़ने के लिए कहे? ओकारुन कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने वादा किया था कि वो सिर्फ मुझसे लड़ेगा। अगर हमने ये वादा तोड़ा तब वो पहले की तरह किसी से भी लड़ने लगेगा। दूसरी तरफ सीखो अभी भी घर पर नहीं आई थी। वो एक टीवी शो के लिए कहीं बाहर गई थी। अब मोमो और आयरा मिलकर भी उस काइजू को नहीं हरा सकते थे और उन्हें उसकी कमजोरी भी पता नहीं थी। अब मोमो के छूने से वो नैनो पार्टिकल चमकने लगते हैं, जिससे ओकारुन को एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ वो काइजू इन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ चुका था। ओकारुन नैनो स्किन को बाहर निकालता है और कहता है, हम इस नैनो स्किन की मदद से शायद उसे हरा सकते हैं। दरअसल ये पूरा घर नैनो स्किन से बना हुआ है और नैनो स्किन बने हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से। ये नैनो मशीन ब्रेन के सिग्नल को कैच करते हैं और उसी शेप में बदल जाते हैं जैसे कि हम इमेजिन करते हैं। और ओकारुन वो इस पूरे घर के शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से विजुअलाइज नहीं कर पाता, जिससे पूरा घर ही हिलने लगता है और फिर वो इस घर के नीचे दबने लगते हैं। मोटा कहता है, अगर हमें कुछ बड़ा इमेजिन करना है तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। नैनो मशीन तो एक साईफाई है और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं हूँ किंटा साकाटा। अब किंटा अपनी
इमेजिनेशन से उस पूरे घर को बदलने लगता है, जिससे ये सभी अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं। वो सभी अलग अलग एक ऑपरेशन मशीन के पास पहुंच जाते हैं और वो पूरा घर बड़े से एक रोबोट में कन्वर्ट होने लगता है और वो रोबोट बुद्धा का रूप ले लेता है। ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये चल क्या रहा है। साकाटा ने जो इमेजिन किया था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये मोमो की इमेजिनेशन थी। उसने एक बड़े से बुद्धा को इमेजिन किया था। किंटा कहता है, मैं इस रोबोट को नाम दूंगा ग्रेट किंटा बुद्धिस्टा जेटा वर्जन, क्योंकि इसे मैंने बनाया है। तो फिर चलो उस काइजू को सबक सिखाते हैं। मोमो कहती है, क्या किसी को पता है कि इसे चलाते कैसे है? और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 12 ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन सभी ने मिलकर रोबोट तो बना लिया था, लेकिन उसे चलाते कैसे है ये किसी को भी कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ वो काइजू इनके तरफ ही बढ़ रहा था। ईविल आई चिल्लाकर कहता है, तुम कमीनों की इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे यहाँ कैद किया। किंटा चिल्लाकर कहता है, प्लीज सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, तब तक मैं मैनुअल पढ़ता हूँ। मोमो डिसाइड करती है कि सब लोग एक एक बटन दबाएंगे और फिर वो सभी बटन दबा देते हैं। तब वो रोबोट अजीब हरकतें करने लगता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। तब किंटा रोबोट को आगे बढ़ाता है। तब रोबोट अपने मुंह के बल गिर जाता है। अब वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है तभी वो काइजू आकर उसे जोर से किक मारता है, जिससे वो रोबोट बहुत दूर जाकर गिरता है। आगे वो काइजू रोबोट के पैर को अपने पूंछ से पकड़ता है और उसे घुमा घुमा कर पेलने लगता है। दूसरी तरफ ओकारुन की सीट इजेक्ट हो चुकी थी। वो किसी तरह सीट से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ काइजू ने रोबोट को ढेर कर दिया था और वो बस उसे कुचलने ही वाला था कि तभी ईविल आई रोबोट को फाड़कर बाहर आता है और वो काइजू उसे अपने पैर के नीचे कुचल देता है। तब ईविल आई उस काइजू के पैर को उठाता है और उस काइजू को नीचे गिरा देता है। अब काइजू के नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर एक शॉकवेव निर्माण होती है और ईविल आई दूर जाकर गिरता है। वो कहता है, क्या ये तुमने किया? क्या हमारे डेथ मैच का दिन आज है? दूसरी तरफ वो काइजू लाइटनिंग से रोबोट पर हमला कर रहा था और उस रोबोट के अंदर आयरा, मोमो और किंटा अभी भी फंसे हुए थे और वो काइजू बहुत स्ट्रॉन्ग था। ईविल आई कहता है, उस काइजू से लड़ने में तो सच में मजा आएगा। आगे वो काइजू ओकारुन को बस कुचलने ही वाला था। तभी वो रोबोट अपने हाथ से उसका पैर पकड़ लेता है। किंटा कहता है, फाइनली अब मैं समझ गया कि इस रोबोट को चलाना कैसे है। वो जोर से काइजू को किक करता है और कहता है, ये पूरा रोबोट नैनो स्किन से बना हुआ है, तो इसे चलाने के लिए मुझे बस विजुलाइज करना होगा। और मेरा हमेशा से ही एक सपना रहा है कि मैं एक जायंट रोबोट को कंट्रोल करूं, इसीलिए मैंने सभी रोबोट एनिमे को देखा है। अब वो उस रोबोट को एक अलग ही लुक दे देता है और कहता है, अब मैं ही हूँ एक रोबोट। दूसरी तरफ वो काइजू तेजी से आगे बढ़ता है और फिर वो रोबोट तेजी से उसे पंच मारता है। काइजू अपने पूंछ से उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वो रोबोट उसी हाथ से काइजू को फेस पर पंच मारता है। अब ये देखकर ओकारुन चिल्लाता है, तो तुमने पता लगा लिया कि उस रोबोट को कैसे चलाना है, बहुत बढ़िया, अब उसे खत्म कर दो। आगे वो काइजू लाइटनिंग अटैक करने लगता है, जिसमें रोबोट का हाथ कट जाता है। तब वो रोबोट उसी हाथ को पकड़कर काइजू को फिर से पंच मारता है और फिर वो उस हाथ को फिर से अपने अंदर जोड़ लेता है। आगे वो उस काइजू की पूंछ पकड़ लेता है और गोल गोल घुमा के दूर फेंक देता है। अब इस पॉइंट पर वो रोबोट काइजू पर भारी पड़ रहा था और इन दोनों की ये लड़ाई फिर से शहर में पहुंच गई थी। काइजू पूरी कोशिश करने के बाद भी रोबोट का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था और फिर वो लाइटनिंग से काइजू के सर पर वार करता है। तब हमें किंटा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। किंटा को हमेशा से ही रोबोट वाली कॉमिक बुक पसंद आती है, जिसे देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बार बार पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ वो रोबोट का हाथ कट चुका था और वो उसे लेने की कोशिश करता है और फिर वो उस हाथ को फिर से जोड़ लेता है। किंटा कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा। वो तेजी से जाकर काइजू के सर पर वार करता है। दरअसल किंटा ने बहुत पहले से ही रोबोट चलाने की प्रैक्टिस की हुई थी और उसे यकीन था कि वो एक न एक दिन रोबोट का पायलट जरूर बनेगा, इसीलिए वो मोशन सिकनेस से बचने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा था। वो काइजू को पकड़कर बहुत दूर फेंकता है और उसे तबीयत से पेलने लगता है। दूसरी तरफ ओकारुन और ईविल आई उन दोनों का पीछा करते हुए सिटी तक पहुंच गए थे। अब किंटा को वो काइजू दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो काइजू अब इनविजिबल हो चुका था। काइजू उसे जोर से पंच मारता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है, लेकिन किंटा के पास पहले से ही 3 चश्मे और मौजूद थे। वो कहता है, मैं अपनी इमेजिनेशन से इस रोबोट के अंदर जो चाहे वो क्रिएट कर सकता हूँ। तब वो काइजू उस रोबोट का पैर तोड़ देता है।
जिससे किंटा का एयरबैग खुल जाता है और वो ठीक से रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाता। और फिर काइजू अपने पूंछ में उस रोबोट को पकड़कर उस रोबोट को यहाँ वहाँ पटक कर उसे तबीयत से धोने लगता है। अब उस रोबोट की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और किंटा चाहकर भी उस रोबोट से बाहर नहीं निकल पा रहा था और वो उसी में दबा जा रहा था। तब मोमो अपनी पावर से काइजू को पकड़ लेती है। अब वो रोबोट पायलट के एबिलिटीज को भी यूज कर पा रहा था और फिर आयरा अपनी बालों की मदद से उस पूरे काइजू को कवर कर लेती है, जिससे वो काइजू बड़ी आसानी से दिख पा रहा था। किंटा चिल्लाकर कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने आज अच्छा काम किया, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, इस कमीने काइजू को तो मैं सबक सिखाऊंगा। मोमो चिल्लाकर कहती है, गधे कहीं के, अपना मुंह बंद रखो, जब तुम इसे चला रहे थे तब हमें मोशन सिकनेस हो गई थी। आयरा कहती है, जल्दी कुछ तो करो, मैं इस काइजू को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। किंटा कहता है, ये रोबोट खुद को हील कर रहा है तो इसमें और टाइम लगेगा, हम इस स्थिति में उस पर हमला नहीं कर सकते। और फिर मोमो उस रोबोट को कंट्रोल करती है और अपनी पावर उस रोबोट के साथ कंबाइन कर लेती है। वो उस काइजू को पकड़कर बहुत ऊपर ले जाती है। मोमो का प्लान उस काइजू को भी मोशन सिकनेस देने का था। वो उसे तेजी से घुमाकर नीचे फेंकती है। दूसरी तरफ ओकारुन और इविल आय वहाँ से भाग जाते हैं। अब काइजू ऊपर से गिरने की वजह से उसकी पूरी हवा ही निकल जाती है और उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। अब ये सभी अपने ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और वहाँ के सभी लोग उस बड़े से रोबोट को देखकर उनकी फोटो लेने लगते हैं। मोमो कहती है, मर गए, अब हम इसे वापस घर में कैसे बदलेंगे। और फिर वो उसे पकड़कर इमेजिनेशन की मदद से उस रोबोट को UFO में बदलने लगती है। वो टूटी फूटी हालत में वहाँ से भागकर अपने ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि वो घर अभी भी पहले की तरह नहीं बना था। अब मोमो और आयरा को बहुत तेजी से उल्टियां आने लगती है। थोड़ी देर पहले जब वो रोबोट सिटी में मौजूद था तब वो ओकारुन वहाँ पर आया था और लोग उस रोबोट की फोटोज ले रहे थे और वो काइजू अब भी वहाँ पर मौजूद था। तब ओकारुन उसके पास जाता है और सोचने लगता है, पॉकेट स्पेस तो गायब हो गया, लेकिन ये अब भी यहीं पर है, मुझे किसी भी हालत में इसे कहीं दूर ले जाना होगा। वो इविल आय को ढूंढने लगता है। तब हम देखते हैं इविल आय को वो बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैं नीचे नहीं आऊंगा। तब ओकारुन शॉप से कुछ खरीदता है जिसे खाने के लिए इविल आय दौड़ता हुआ आता है। दरअसल वो चीज बहुत गर्म थी, इसीलिए वो जीजी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। ओकारुन कहता है, जल्दी चलो, हमें उस काइजू को यहाँ से ले जाना होगा। अब वो दोनों किसी तरह उसे उठाकर उसे लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ के सभी लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वो किसी तरह उन सभी से पीछा छुड़ाकर उस काइजू को मोमो के घर ले आते हैं। इतनी तेज भागने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। तब किंटा बाहर आता है और कहता है, तुम दोनों निकम्मे किसी काम के नहीं हो। ओकारुन कहता है, आज तो तुमने कमाल कर दिया। किंटा कहता है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था और मेरी ही वजह से सभी लोग जिंदा है। तो बताओ मुझे, क्या तुम सभी ऐसे भयानक काइजू से लड़कर इस प्लेनेट को बचाते हो? ओकारुन कहता है, दरअसल ऐसा नहीं है, मैं और अयासे उस गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे थे और उसी तरह एलियंस और भूत वो भी उस गोल्डन बॉल के पीछे पड़े थे। किंटा कहता है, क्या ये गोल्डन बॉल इतने इम्पोर्टेंट है और इसी पर इस पूरे पृथ्वी का भविष्य निर्भर करता है? तो फिर ठीक है, आज से और अभी से मैं भी उस गोल्डन बॉल को ढूंढने में तुम्हारा साथ दूंगा। ओकारुन कहता है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जीजी कहता है, देखो किंटा, लगता है तुम सदमे में हो, तो ऐसे बातें मत किया करो। किंटा कहता है, देखो हैंडसम बॉय, मैं तुम जैसों पर कभी भरोसा नहीं करता, तुम तो एक अपरिचित से कम नहीं हो। दूसरी तरफ ओकारुन उस काइजू के मुंह के अंदर देखने लगता है और वो डर कर नीचे गिर जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसने किसी इंसान को खा लिया। किंटा जीजी को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जीजी मना कर देता है। किंटा कहता है, तुम तो किसी काम के नहीं हो। ओकारुन कहता है, ठीक है, मैं खुद ही चेक कर लूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे गोल्डन बॉल हो सकते हैं। तब वो वहाँ पर एक जिप को नोटिस करता है और उसे खोलने पर हम देखते हैं एक हॉट लड़की को। वो सभी इसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोमो और आयरा किसी तरह उस घर के बाहर निकलते हैं। मोमो के हाथ में नैनो स्किन मौजूद था। तब वो देखती है ओकारुन को और वो लड़की ने ओकारुन को किस किया था और इसका सदमा सीधा मोमो को लगता है और फिर वो उस पूरे घर को ही तबाह कर देती है, क्योंकि बेचारी मोमो, उसका दिल टूट चुका था। और फिर इसी के साथ सीजन 2 यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सीजन पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।